अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नॉवेल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करने जा रहे हैं ज़िद्दी इश्क मेरा की एपिसोड नंबर 25। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। नमाज़े फजर के बाद वो गैलरी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों को आंखें बंद किए अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। रात को हाजिक तो आराम से अपने बिस्तर पे सो गया बिना इसकी कोई परवाह किए, जबकि इसकी रात तकरीबन जागते ही कटी और सुलगते रह रह के इसे हाजिक पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिल फिर भी इसकी तरफ हमक रहा था और इस वजह से कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। इसने मुआवजा चाहा, वो तो हो गया, लेकिन वो फिर भी खुश ना थी और यही इसकी नाशुक्री थी। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कॉलेज जाना है। यामीन के कनक मना करने पे वो सुबह से जागी इसका दिमाग खा रही थी। लैपटॉप पे बैठे कुछ ज़रूरी फाइल्स देखते यामीन ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी यामीन सिकंदर, आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। कशिश ने घूरते हुए मुंह बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। बिना इसकी तरफ देखे काम करते इसको धीरे से जवाब दिया। आपने आपने मुझे ना जाने दिया ना तो मैं दादाजी को शिकायत कर दूंगी। उंगली उठाते आखिरी कोशिश की। यामीन इसके तेवर देखता लैपटॉप बंद करता इसके पास आया और इसकी उंगली को अपनी उंगली में कैद किया और खींच के अपने साथ लगाया। वो एकदम घबराई। दादाजी को अपना कल का कारनामा भी सुना देना ताकि इन्हें भी पता चले बेजा छूट का क्या नतीजा निकलता है। एक आईब्रो उठाते वो कशिश की आंख में अपना अक्स देखता धीरे से बोला, आप बहुत बुरे हैं। आखिरी हद इसकी इन्हीं लफ्ज़ों पे आके ख़त्म हो जाती थी। मैं कितना बुरा हूँ अभी तो तुम जानती नहीं, जब जान जाओगी तो क्या होगा। यामीन ने बजाय संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़े थी। इसे यूं ही चुप छोड़ वो आईने के सामने खड़ा खुद पे परफ्यूम की बारिश करने लगा, जबकि वो दांत कुछ चाहती इसे घूरती रही, फिर कुछ सोचती मुस्कुराई। देखे कॉलेज जाने देना, आप मेरी तालीम का नुकसान करेंगे क्या। आंखें छपकाती वो ड्रामा कर रही थी। कैसे भेज दूँ वहाँ, तुम कॉलेज से किसी और दो प्यार करने वालों को मिलवाने निकल जाओ तब। वाइफी, तुम्हें ना ससी पुन्नू हीर रांझा सोनी महिवाल के ज़माने में पैदा होना चाहिए था। वो भी एक दूसरे से मिल जाते तुम्हारी बदौलत। ठेका जो लिया हुआ है मिलवाने का। यामीन ने मीठा तंज किया। हाय सच्ची ना। कशिश की आंखें इस बात पे चमकी। काश ऐसा होता तो सबको मिलवा देती, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाती। वो सोच में पड़ गई। यामीन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। अगर इनको मिलवा देती तो फिर वो मशहूर कैसे होते। एक आईब्रू उठाते वो यामीन को लाजवाब कर गई। यामीन गहरा सांस खारिज करता नफ़ी में सर हिलाया और अपनी चीज़ें उठाता बाहर निकलने लगा। अच्छा सुने ना, अगर कॉलेज नहीं जाने देना तो अपने साथ ले जाए, मैं घर बोर हो जाऊंगी ना। नया आइडिया निकाला। यामीन के कदम रुके। तुम्हें मैं होटल ले जाऊं तो होटल वालों को कहाँ भेजूं। बहुत मज़े से पूछता वो कशिश को सुलगा ही गया। आप ना बहुत गलत कर रहे हैं, कहते वो बाहर निकली। अब कहाँ जा रही हो, पीछे जाते इससे पूछा। दादाजी से आपकी शिकायत करने, पलट के जवाब देती इसका सर यामीन के सीने से टकराया। उफ अल्लाह, मारने का इरादा है। मुझ मासूम को सर पे हाथ मलते वो मुंह बना के बोली, हाँ जान से मारने का। यामीन ने इसके कान के करीब होते गंभीर आवाज में कहा और आगे बढ़ गया, जबकि वो इसके पीछे ही भागी ताकि दादाजी को कह के अपनी यामीन के साथ जाने की राह हमवार कर सके। हाजिक आईने के सामने खड़ा तैयार होता अनायशा को यकसर नजरअंदाज कर चुका था और यही बात अनायशा को मजीद गुस्सा दिला रही थी। कहाँ तो वो प्यार निछावर करने वाला और कहाँ आज लापरवाह बना। मम्मा के सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। मोबाइल उठाते बिना इसकी तरफ देखे कहा, आपसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है। अनायशा ने इसकी तरफ मुड़ते तंज से कहा, हाँ है ना, आईना देखो पता चल जाएगा। बर्गिस्ता कहता वो अनायशा को तपा गया, आप खुद बहुत बड़े। उंगली उठाती वो अपने बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैलाते इसके पास आई। हाजिक ने एक झटके से इसे कमर से पकड़ ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया। मिसिस बहुत लिहाज कर लिया, मजीद मुझे मत उकसाएं वरना मुझे अभी जानती नहीं। इसके करीब होता वो इसकी कान की लू को छूता इसे सिमटने पे मजबूर कर गया। दिल इसका 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात की तो क्या करेंगे आप। इसकी आंखों में गुस्से से झांका, जहां अनायशा को सिर्फ अपना ही अक्स नजर आया। हाजिक इसकी यूं मुकाबिल आने पे सीख पा हो गया और एकदम से इसके होंठों पे झुका, इसकी बोलती बंद कर गया। वो बेआब माही की तरह झटपटाई, लेकिन हाजिक की मजीद पेशकदमी पे वो थम गई। आंखों से आंसू बह निकले। इसकी हिचकियों से रोना महसूस करता हाजिक पीछे हटा। बस इतनी सी ही सिक्कत थी, अभी से ये हाल है और धमकियां तो देखो। पीछे होता वो इस दोनों हाथों से कमर से थामे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। इसकी कुर्बत हाजिक को बहका रही थी। हाथों की पूछ से अपने आंसू साफ करते शिकवा की ना नजर हाजिक पे डाली।
ایسے مت دیکھو، ایسے کر کے تم مجھے پھر سے اکسا رہی ہو۔ اس کے چہرے کے پاس چہرہ کرتے وہ اسے نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا۔ گڈ، چلو ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس سے ساتھ لیے وہ بہت وقارانہ انداز میں چلتا باہر آیا، جہاں سب ان کی راہ دیکھتے ناشتے پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ سبھی بہت پیار سے ملے۔ انائشہ نے بھی جھوٹی مسکان چہرے پہ سجائے وہیں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جمیلہ بیگم دونوں کو ہی ان کی ناشتہ سرو کر رہی تھی اور ان کو ایک ساتھ دیکھ بہت خوش تھی۔ حاذق، یہ رہا آپ کا اور انائشہ کا شادی کا گفٹ۔ ایک انویلپ حاذق کی طرف بڑھایا، جسے حاذق نے بہت پیار سے تھاما۔ اس میں دبئی کے ٹکٹس دیکھتے وہ گنگ رہ گیا۔ یہ سب کب کیا آپ نے؟ اتنی جلدی بھی کیا تھی بابا؟ باپ ہوں تم دونوں کا، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بہت پیار سے کہا تھا شہریار صاحب نے۔ حاذق نے ایک ترچھی نظر سر جھکائے انائشہ پہ ڈال اور مسکراتے ہوئے انویلپ وہیں سائڈ پہ رکھ دیا۔ تھینک یو بابا۔ حاذق بہت ممنون ہوا۔ بیٹا، شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، لیکن آج شام آپ کا ریسیپشن ہوگا تو انتظامات کر لیں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک اور الٹیمیٹم دیا تو حاذق اندر ہی اندر بہت محفوظ ہوا۔ جی بابا، دل ہی دل میں وہ ان سے مخاطب ہوا، جبکہ انائشہ کی غیر معمولی خاموشی جمیلہ بیگم کو کھٹکی۔ اپنے بات دادا جی سے منوا کے وہ یامین کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن یامین پریشان تھا کیونکہ دادا جی نے آج زمینوں پہ جانے کا بولا تھا اور وہ ان کو لے کے کوئی رسک مزید نہیں لینا چاہتا تھا۔ اپنے 2 قابل اعتبار گارڈز کو ساتھ روانہ کیا اور خود بھی رابطے میں رہنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف فون پہ دادا جی کے گھر نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ زبردست، اسی گھڑی کا تو انتظار تھا۔ اب آئے گا مزہ۔ اب مجھے اس گھر میں انٹر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مائی ہبی، آئی ایم کمنگ۔ وہ شاطرانہ انداز سے مسکرائی۔ گاڑی ہوٹل کی طرف موڑتے وہ کافی چپ چاپ سا تھا۔ کشش نے بھی اس کی خاموشی کو بہت نوٹ کیا، لیکن خاموش رہی۔ اتنے میں یامین کے موبائل پہ حاذق کی کال آئی۔ او واٹ اے پلیئر سرپرائز! کب ہے ریسیپشن؟ یامین کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ سجی، جو کشش کو بہت بھلی لگی۔ اوکے ڈن۔ یامین نے مسکرا کے کال بند کی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شادی ہو گئی نا ان کی؟ کشش نے خوش ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں، آج ریسیپشن ہے، شام کو۔ سچی؟ ہم بھی جائیں گے؟ کشش خوشی سے بولی۔ یامین نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ تمہیں تو خاص انویٹیشن دیا ہے اس نے، میٹھا سا طنز کیا۔ وہ تو کرنا ہی تھا، کشش نے فخر سے کہا۔ پلیز ایک کام کر دیں، مجھے انائشہ کی طرف چھوڑ دیں، مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز پلیز، انکار مت کیجیے گا، کشش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کشش، تم سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اچھے کی امید کبھی نہیں۔ یامین نے انکار کیا۔ یامین سکندر، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، وہ تھوڑا گھور کے بولی۔ یامین نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اچھا چھوڑے نا، پرومس کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کروں گی، گاڈ پرومس، وہ یقین دلاتے بولی۔ گاڑی حاذق کے گھر کے پاس روکی۔ کشش بہت خوش ہوئی۔ کشش، موبائل کی لوکیشن بند نہیں ہونی چاہیے، جب بھی کال کروں کال پک ہو، اور یہاں ہی چھوڑ رہا ہوں، مطلب یہیں پہ ہی ہونا ہے، ورنہ۔ یامین نے اسے ہدایاتی وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ دروازہ کھولتے وہ اتری کہ پھر مڑی۔ پک کب کریں گے؟ مجھے بھی تو گھر جا کے تیار شیار ہونا ہے، میری دوست کی شادی ہے آخر، وہ چمکتے ہوئے بولی۔ مل جائے گا سب، تم مطمئن ہو کے جاؤ، یامین نے اسے پیار سے کہتے وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ یو آر سو سویٹ میرو۔ مسکراتے ہوئے اس نے میٹھے انداز میں کہا۔ یامین کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، وہ جا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ کہاں پہنچے ہیں؟ کال پہ بات کرتے وہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، کڈنیپ کرو، جب تک یہ بڈھا ہمارے پاس رہے گا کوئی بھی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب وہ فون بند کر کے تیاری کرنے لگی۔ آج اس کا میر والا ویلا میں تقریباً 4 سال بعد جانے کا ارادہ تھا۔ ایک بار تو سب کو شاک ہی لگ جانا تھا، اور وہ پوری طرح تیاری کے ساتھ جانے والی تھی۔ پلاننگ فل تھی اور بہت حد تک خطرناک بھی۔ انائشہ جو اداس سی سین میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، کشش کے اچانک آنے پہ وہ سخت حیرت زدہ ہوئی۔ کیسا لگا سرپرائز زائجہ؟ کشش نے مسکرا کے پوچھا۔ بہت اچھا، لیکن یوں اچانک یہاں کیسے؟ ایڈریس کیسے؟ اچھا چھوڑو، آؤ اندر چلے۔ انائشہ کو اس کا آنا بہت زیادہ اچھا لگا۔ آنا تو تھا مبارکباد دینے۔ کشش کی اسمائل انائشہ کو بہت بھلی لگی۔ بہت اچھا کیا، ویسے بھی تمہیں بہت مس کیا ان دنوں۔ انائشہ کا لہجہ دھیما تھا۔ اچھا دولہا صاحب کہاں ہیں؟ کشش نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ انائشہ کو دل دھڑکا۔ کشش، شادی عادل سے نہیں ہوئی، جانتی ہوں حاذق سے ہوئی، اور اگر عادل سے ہوتی تو یہاں نہ ہوتی، کشش نے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا۔ انائشہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ آئی فارگاٹ، کل تم بھی تو آئی تھی شادی کے لیے، جو تماشا لگا دیکھا ہوگا تم نے بھی، انائشہ دکھ اور غصے سے بولی۔ ہا 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 ہا، آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ویسے عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں، دل تھام کے رکھیے محترمہ۔ کشش نے بہت ہی اسٹائل سے شعر پڑھا۔ لیکن میں جانتی ہوں یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ انائشہ نے دانت پیسے۔ اچھا کس کا؟ کشش اپنی تعریف سننے کے لیے بے چین ہوئی۔ حاذق اور کون؟ وہ اس حد تک گر جائے گا اندازہ نہ تھا۔ انائشہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ ایک منٹ، تم سے کس نے کہا یہ سب حاذق نے کیا ہے؟ کشش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تو اور
सब कौन करेगा? अनायशा ने उल्टा इसी से पूछा। कशिश ने हाथ अपनी तरफ इशारा किया और गर्दन हिला के इसे समझाया। क्या क्या मतलब? अनायशा को दिल बुरी तरह धड़का। ये सब मैंने किया है यार, कशिश ने बिल आखिर कह ही दिया। अनायशा तो मुंह ही देखती रह गई। कशिश ने इसे अलिफ से लेके ये तक सारी कहानी सुना दी। वो बिना पलक झपके से देखे गई। मतलब ये सब तुमने किया? अनायशा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। जी यस, सब मेरा किया था। और तुम्हें लगा हाजिक ने? कशिश ने मुड़ते धीरे से पूछा। अनायशा ने सर झुका लिया। डोंट टेल मी कि तुमने इनसे, ओ माय गॉड, हाउ वुड डू दैट? कशिश ने सर पकड़ा। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराजगी से बोली। शायद यही गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनायशा का लहजा रोंद गया। इसे अब एहसास हो रहा था कि इसने हाजिर के साथ बहुत गलत कर दिया है। नहीं, ये कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैं इसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत में भरोसा सबसे पहले। भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने अच्छी खासी क्लास ले ली। अनायशा चुप हो गई। यकीनन तुमने इन्हें इस बात पर बहुत कुछ गलत बोल दिया होगा, है ना? कशिश ने इसके पास बैठते आईब्रो उचकाते पूछा। अनायशा ने मुंह बनाते सर इस्पात में हिलाया। एक बात बताओ कशिश, अगर कभी तुम पे ऐसा वक्त आ जाए, तुम्हारा एतबार डगमगा जाए, तब? अनायशा ने इसकी आंखों में झांकते देखा। अनायशा, तुम्हारी इब्तदा मोहब्बत से हुई है जो अभी तकमील के मराहिल में है। मेरी इब्तदा ही इश्क है। इसकी तरफ देखते हुए एक लगन से बोली। जब इब्तदा ही इश्क है तो इंतहा क्या होगी? सोच लो। वो बहुत फख्र से बोलती उठी। अनायशा इसे देखती रह गई। जबकि इश्क की हर घड़ी एक इम्तहान है, और एक बहुत बड़ा इम्तहान कशिश के लिए भी खड़ा था। तो तुम नहीं दोगे? फरीदा ने गुस्सा जब्त करते कहा। हरगिज़ नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। हयात साहब ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया। इस वक्त वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। आज ही वो वापस लौटे थे और इनके दोस्त ने इन्हें ऑफिस जाने को कहा था। इनका सारा कर्ज जो मार्केट से लिया हुआ था वो उतर गया था। किसने उतारा वो नहीं जानते थे, लेकिन अब वो आज़ाद थे और शुक्रगुजार थे अल्लाह पाक के। लेकिन फरीदा नामी मखलूक से अभी भी जान नहीं छुड़ा पाए थे। तो ठीक है, अब तन्हा रहिए। घर तुम्हारी बीवी और बच्चों के सामने मुलाकात होगी। नहीं नहीं, अब तुम्हारे ही घर तुम्हारी बीवी और बच्चों के सामने मुलाकात होगी, फरीदा ने धमकी दी। हयात साहब ने सर झटका और नाक से मक्खी उड़ाई। माजी में हुई एक भूल पे सब नाराज तो होंगे, लेकिन वो मेरे अपने हैं। मुझसे नाराज तो होंगे, लेकिन छोड़ कभी नहीं सकते। एक यकीन के साथ इन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फरीदा बेगम ने लब खींचे। इन्हें हयात साहब आज बिल्कुल भी डरे ना लगे। लगता है इसे भी इसके बाप की तरह गायब करना पड़ेगा। सोचते और प्लान करते अपने आदमी को फ़ोन लगाया, और जो सोचा इस पे अमल दरामद भी कर दिया। अब यामीन तुम्हारा बेटा वो क्या करता है तुम्हारे लिए, और क्या क्या कर सकता है, यही देखना है। मुस्कुराते हुए वो अपने रास्ते की तरफ बढ़ी। रिसेप्शन का फंक्शन भी ताज होटल में ही बुक करवाया गया था। चूंद रोशनियां हर तरफ बिखरी हुई थी। अनायशा भी पीच कलर की घेरेदार फ्रॉक में बहुत जच रही थी। हाजे की नज़र बार बार भटक के इस पे जा ठहरती, और वो भी इसकी नज़रों की तपश महसूस करती। बार बार दिल की बेतरतीब होती धड़कन को संभालती। कशिश हर तरफ ऐसे घूम फिर रही थी जैसे तितली हो। सभी को इसने अपना दीवाना बनाया हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस होटल के मालिक जामीन सिकंदर की बीवी हैं, जो इतनी मिलनसार और हंसमुख है। ज़रा मगरूरी नहीं थी इसमें। एक अजीब सी मुस्कुराहट, अलूही सी चमक थी इसके चेहरे पे, जो इसे सबसे अलग बनाती थी। मेरा नेक तो निकालें। कशिश ने हाजिर के सामने हथेली फैलाई। हाजिर मुस्कुरा दिया। क्या चाहिए मेरी बहन को? बहुत मान दे के पूछा। कशिश की आंखों में एक चमक सी उभरी। एक मान दें कि आप कभी भी अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, धीरे से कहती। जहां वो हाजिर को चौंका गई, वहीं पास खड़ी यामीन के दिल में घर कर गई। दे दिया, हाजिक ने मुस्कुरा के इसे कहा तो वो बहुत खुश हो गई। यू आर सो लकी यामीन, हाजिक ने बहुत दिल से कहा। अच्छा मैं लकी हूँ? और वो आईब्रो अचकाई। वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, हाजिक कहते दिल से हंसा। इसकी हंसी को कुछ दूर खड़ी अनायशा बहुत फुर्सत से देखी थी। वो खुश था। हाँ, वो वाकई खुश था। कितने अरसे बाद अनायशा ने इसे यूं हंसते देखा था। वो तो इसकी हंसी में ही खो गई। हाजिक की नज़र बेइख्तियार इसकी जानिब उठी तो लब भींच लिए, लेकिन नज़र ना हटा सका। सामने ही अना भी बहुत दिल दे के अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र को देख रही थी। किसके पुकारने पे हाजिक किस तरह पलटा तो अनायशा को लगा जैसे सारी दुनिया ही रूठ गई हो। हाजिक, मेरी गलती है जो मैंने आप पे भरोसा ना किया और इतना कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको मना लूँगी, और मैं जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। दिल ही दिल में वो हाजिक से मुखातिब होती सोची जा रही थी। लाइट साफ होते ही एक स्पॉट लाइट अनायशा पे जा टिकी। हाल में खामोशी छा गई।
डीजी ने सॉन्ग प्ले किया। एक फ़ोन कॉल थी जिसने यमीन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो वहाँ से होते हुए भी होशो हवास खोने लगा। इसे समझ ना आया कि क्या करे। एक मैसेज टून पे वो चूका, वेलकम मी इन आवर होम माय लवली हबी। साथ में हार्ट बने थे। सख्ती से आंखें मीचे खुद को रिलैक्स किया। इसे इस मुसीबत का सामना भी करना था। हाँ, वो मुसीबत ही थी। अलीज़ा इसकी पहली बीवी जो निकाह के अगले दिन रुखसी के रोज़ भाग गई थी और आज वो वापस आना चाहती थी, बल्कि आ चुकी थी मीर विला में। और यामीन को जाना था, अपने घर को ढूंढने से बचाना था। कशिश चलो, कशिश का हाथ थामते हुए वहाँ से निकला। अरे ऐसे क्या हुआ इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है। वो बहुत बदमज़ा हुई, लेकिन यामीन ने अनसुनी करते इसे गाड़ी में बिठाया। इस वक्त इसका मीर विला पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वो दिमाग में प्लान भी तरतीब दे रहा था। हाँ, क्या पता चला? आदिल ने पुरस्कार अंदाज में अपने बंदे से पूछा। सर, जिन्होंने आपको किडनैप किया था इसमें से एक लड़का पकड़ा है। मार खाते ही जबान भी खोल दी है। इसका एक दोस्त है समीर और इसकी कज़न, इन्होंने आपको किडनैप किया था। मुझे वो दोनों जान चाहिए हर हाल में। आदिल ने सिगरेट सुलगाया और ऑर्डर जारी किया तो वो शख्स अस्बात में सर हिलाता बाहर निकला। तुम लोगों को क्या लगता है मुझसे बच जाओगे? मेरी जगह साई करोगे तो मैं तुम लोगों को यूं ही छोड़ दूंगा? तुम लोग जानते नहीं किससे पंगा ले लिया है। अब देखो मैं करता क्या हूँ। आदिल पे इंतहा खुशी में था। घर वालों ने इससे सख्त नाराजगी का इजहार किया था। वो अपनी सच्चाई भी किसी से बयान ना कर सका। सासू माँ, आप क्यों परायापन कर रही हैं? मैं तो आपकी अपनी भतीजी हूँ। अलीज़ा भूल गई? सभी हाल में इकट्ठे हुए थे। अलीज़ा की आमद ने सभी को सकते में डाल दिया था। कैसी भतीजी जो अपने माँ बाप का सर झुका के घर से भाग गई? सवेरा बीबी ने बिना किसी लिहाज के इसको सुना दी, लेकिन वो जब्त कर गई। हाँ, अब वापस आ गई हो ना तो वेलकम तो करे ना। टीटों की तरह बोलती वो सबको ही तपा रहे थे। बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ, वरना वरना सवेरा बीबी ने आगे बढ़ते गुस्से से कहा। वरना वरना क्या? वो भी आईब्रो चुकाती मुतमईन सी इन सबको बेसकून कर गई। रहने दे भाभी, जामीन को आले ने खुद धक्के मार के निकालेगा इसे घर से। आलिया बेगम ने कहा तो वो कह के मार के हंसी। इसको भी इन्फॉर्म कर दिया, आ रहा है बेचारा मुझसे मिलने के लिए। अच्छा खासा बेचैन है वो भी। ले जा इत्मीनान बख्श और मजाक उड़ाता था। सभी एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। इतने में यामीन कशिश के साथ इंटरेस्ट से दाखिल होता नजर आया। अलीज़ा ने अपना रुख पलट के अंदर आती यामीन को देखा। एक दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पे सज गई। वेलकम वेलकम माय हबी, कब से वेट कर रही हूँ। किसी ने भी अच्छे से वेलकम नहीं किया। वो मुंह बनाती यामीन की तरफ बड़ी। कशिश ने जहाँ एक तीखी नज़र अलीज़ा पे डाली, वहीं यामीन ने मुठियाँ भींची। आओ ना, सबको बताओ ना कि मेरा क्या रुतबा है इस घर में। बहुत करीब होकर राजदारी से कहते वो यामीन के जब्त को आजमा रही थी। अभी यामीन को कुछ कहता कि इसने कशिश ने इसे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची और कशिश खुद यामीन के आगे दीवार बन खड़ी हुई। अब आएगा मज़ा। समीर ज़ेरे लब मुस्कुराया। अलीज़ा ने हैरत और गुस्से से कशिश की जानिब देखा। खबरदार, दूर रहो, उंगली उठा के वार्न करती वो। वहाँ मौजूद सभी को एक अलग ही कशिश लगी। यामीन, ये मुझे यूं धक्का दे रही है और तुम चुप खड़े हो? अलीज़ा दांत चबाते बोली। अलीज़ा, अंदर जाओ। अपने ऊपर जब्त करते आखिर यामीन बोल ही दिया। यामीन के अलावा सभी को पुरछी की तरह लगे। कशिश ने पलट के बड़ी बड़ी आंखों से यामीन को देखा, लेकिन वो नजरअंदाज कर गया। ये क्या कह रहे हो यामीन? ये इस काबिल नहीं कि इसे बहू के रूम में कबूल किया जाए। सवेरा बीबी आगे बढ़ती अलीज़ा के खिलाफ बोली। ये मेरा ज़ाती मसला है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि कोई भी इसमें बोले, इसलिए होगा वही जो मैं चाहूँगा। अलीज़ा की जानिब देखा। अलीज़ा बीवी है मेरी और अब वो यही रहेगी। अलीज़ा रूम में जाओ। यामीन अलीज़ा को वहाँ से फ़ौरन हटाना चाहता था। ओह यामीन, यू आर सो स्वीट, तुमने मुझे दोबारा अपना लिया। रियली आई लव यू। वो बेख्तियार आगे बढ़ी कि कशिश के सामने खड़े घूरने पे वो वहीं रुक गई। आई थिंक मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए स्वीट हार्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द रूम, प्लीज़ जल्दी आना। एक आंख विंक करते मुस्कुराते कहती कि वहाँ से यामीन के रूम की जाने पड़ी। ये यामीन भाई को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दावर को भी सख्त हैरानी हुई। कुछ तो गड़बड़ है। समीर भी धीरे से बोला। किरण, समीर और दावर ने एक दूसरे को मानाखेज अंदाज में देखा। यामीन, आप गलत कर रहे हैं। सवेरा बीबी मुश्किल बोल पाई। सही तो आपने भी नहीं किया था 4 साल पहले। इसी का खमियाजा भुगते अब आप, सख्ती से कहता वो इनकी बोलती बंद कर गया। कशिश को तो इसके रूम में जाने की बात ही हजम ना हुई थी। सभी को नज़रअंदाज करती वो अलीज़ा के पीछे गई। जोर से दरवाज़ा खोला। मीर यामीन सिकंदर, आप भी किसी भूल में मत रहना। ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा, समझे आप? कशिश हार मानने वाली कहाँ थी। कशिश, चलो यहाँ से। एक सख्त नज़र अलीज़ा पे डालते वो कशिश का हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगा। छोड़ी मुझे, क्या कर रहे हैं? कशिश बुरी तरह मचली, लेकिन यामीन ने बिना इसकी तरफ देखे इस कमरे से बाहर ले गया। वो हैरत की मूर्ति बनी से खुद को खींचता लेके जाता देखती रह गई। यामीन सिकंदर, वो मेरा कमरा है, आप भूल रहे हैं। कशिश ने दहाई दी। कशिश, जिद मत करो और जाओ। यामीन का दिल पूरी तरह पसीज रहा था। इसका यूं सब कहना यामीन के दिल को दर्द दे रहा था। आपने तो अभी मेरी जिद देखी ही नहीं, कशिश ने मजबूत लहजे में कहा। यामीन ने इस
इसे इसके अपने पुराने रूम में ले जाके छोड़ा तो वो भबरी तुम अब यहाँ रहोगी और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आओगी। ओके, यामीन ने इसे हदायत की। हरगिज़ नहीं, आपको क्या लगता है मैं कोई मजलूम लड़की हूँ जो रो धो के बैठ जाऊँगी? कशिश ने आगे बढ़ते जारहाना अंदाज में कहा। कशिश, यामीन इसे कुछ कहते कहते फिर से चुप कर गया। इसकी आंखों में एक दास्तान थी जिसे वो देख हारने लगा था। गहरा सांस खारिज करता वो बाहर निकला और बाहर से लॉक लगा दिया। मीर यामीन सिकंदर, दरवाज़ा खोले, आप गलत कर रहे हैं, ओपन दी डोर। यामीन ने आंखें बंद किए खुद पे जब्त किया। जाने लगा तो सामने इन तीनों को शिकवा किना अंदाज में खड़े पाया। आप ऐसा मत करें कशिश के साथ, प्लीज़ भाई, किरण ने ढूंढते लहजे में कहा। यामीन ने नज़रें फेर ली। आपकी जो भी वजह है भाई, लेकिन इसे मत रुलाएं। समीर आगे बढ़ा। तुम भी कुछ कह दो। मैं ही गलत हूँ, बाकी सब ठीक है। खामोश खड़े दावर को शिकवा वाले अंदाज में कहता वो इन तीनों को टूटा हुआ लगा। भाई वो बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। अगर तुम तीनों में मुझे कुछ भी इज्जत देती हो तो मेरी बात को मानोगे। यामीन ने अच्छी खासी धमकी दी और वो वहाँ से अपने रूम की जाने पड़ा। तीनों एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहाँ से चले गए। नरम और मुलायम बिस्तर पे लेटे अलीज़ा ने फ़ोन कान से लगाया। हो गया मेरा काम, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो उन्होंने वेलकम किया नहीं, लेकिन आ जाओ, मैं आपका वार्म वेलकम करूँगी, अलीज़ा ने बहुत फ़ख्र से कहा और कहका मार के हंसी। फ़ोन बंद करते हुए उठी और इंटरकॉम पे मेड को बुलाया। जी मैडम, वो मुअद्दबाना अंदाज में खड़ी हुई। ऑरेंज जूस लेके आओ मेरे लिए, दिमाग थका दिया मेरा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। जी। वो वापस निकल गई। आह क्या मज़ा है यामीन के, बहुत तरक्की कर ली है भाई। वो पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी कि इतने में यामीन कमरे में दाखिल हुआ और सीधा अलीज़ा के सर पे जा पहुंचा और इसका गला पकड़ा। तुम किसी भूल में ना रहना, मेरी कशिश से दूर रहना, वरना ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी मांगोगी तो वो भी नहीं दूंगा, समझी? झटके से इसे छोड़ा। वो खांसती हुई पीछे हटी। उबल की इसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। इस रूम में रहो और सुकून से रहो। खबरदार मेरे घर के किसी फर्द को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। यामीन, ये मत भूलो कि तुम्हारे दादा मेरे कब्जे में हैं और अगर तुमने मुझे कोई भी चोट पहुंचाई तो खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अलीज़ा भी सांस बहाल करती इसके मद्दे मुकाबिल हुई। इसी वजह से तुम यहाँ पे हो और मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ, कुछ भी, वो दिन तुम्हें पछताने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, यामीन ने गुस्से से कहा और बाहर निकला। इससे खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फ़ोन पे जलील को सारी बात बताती से दादाजी को ढूंढने का कहा, साथ में इंस्पेक्टर परवेज़ को भी शामिल करने का कहा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे दादाजी का पता चल जाए, इसके बाद अलीज़ा तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है। कच्ची डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में बांधे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी ए सारी तेरी, मेरे सोने तू सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों, दुखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। अनायशा शाम के मंजर को सोचती इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा रही थी। डीजी की सॉन्ग पे, कपल डांस पे हाजिर कहीं से भी नाराज ना लगा। वो मन ही मन में बहुत खुश था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो अंदर दाखिल हुआ। अनायशा ने फौरन खड़े होते पलट के इसे देखा और एक मुस्कुराहट दे के इसका इस्तकबाल किया। हाजिक एक लम्हा टटका, लेकिन अगले ही पाली से नज़रअंदाज कर गया। हाजिक, अनायशा ने इसे बहुत चाह से पुकारा। हाजिक का सपाट चेहरा देखते भी इसकी नज़रों में चाहत के रंग कोसों कज़ा में ही ढर रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है, धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ पलकें उठाती गिराती वो हाजिक को चुंका गई। वो इसी की तरफ पलट के खड़ा सवालिया नज़रों इस पे गाड़ी। वो ज़बान होठों पे फेरती वो हाजिक को फिर से बहकने पे मजबूर कर रही थी। क्या कहना है? हाजिक ने नज़रें फेरते कहा। आई लव, वो कहना भी चाह रही थी और कह भी नहीं पा रही थी। बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिलता हूँ बार बार। हाजिक ने इसकी बात काटी तो वो एकदम से चुप होती इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? कल तक मैं तुम्हारे लिए विलन था, साजिशी था और आज हीरो बन गया हूँ। उल्लू समझा हुआ है मुझे? मीठे तंज के तीर चलाते वो अनायशा के चेहरे पे फैली मुस्कुराहट का कत्ल कर चुका था। हाजिक, प्लीज़ एक बार मुझे सारी बात कहने का मौका दे दे। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो जो चाहे सजा दे देना, मैं उफ तक नहीं कहूँगी। अनायशा ने इतने मिन्नत और दिल से कहा कि हाजिक सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है, बोलो। अनायशा ने लंबा सांस खारिज किया और हाजिक को सारी बात बताने का फैसला किया। किस तरह वो औरत हाजिक की माँ बन के इससे मिली। हाजिक, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आपसे अलग हूँ, लेकिन सिर्फ इनके कहने पर मैंने आपसे अलग होने का फैसला किया था। अनायशा की हर बात में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन हाजिक बस एक टिक इसे देखे जा रहा था, जैसे इसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यह बस, या कुछ और भी कहना है? हासिक ने बिना पलक झपके बोला तो अना इसे इसी तरह बिहेव करते देख चुप सी हो गई। मतलब वो इस पर फिर से यकीन नहीं कर रहा था। अनायशा, तुम जानती भी हो कि मोहब्बत क्या है? अब की बार इसने सवाल किया। अनायशा ने सर उठा के इसे देखा। कितना दर्द था इसकी आंखों में। मैंने मोहब्बत की
हाँ, सोचा था तुम्हारी बेवफ़ाई पे तुम्हें जान से मार डालूँ। एक बार मिल जाओ तो बदला लूँगा, इस दर्द, इस तकलीफ़ का जो तुमने बेवफ़ाई की सूरत में इस दिल में लगाई है। लेकिन नहीं, कुछ भी ना कर सका मैं, हासिक जैसे बेबस हुआ। मोहब्बत की थी ना, सहना तो था ना। आज तुम मुझे सारी सच्चाई बता रही हो, जबकि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुमने कभी ये सच नहीं बताना था। हाज़िक ने इसे शर्मिंदा कर दिया, वो सच ही तो कह रहा था। हाज़िक, इसने कुछ कहना चाहा। अनायशा, अब सुनो, मेरी मोहब्बत इतनी आसान नहीं कि किसी की दलील की मोहताज हो। यही बात जब रात को मैंने तुमसे कही तो तुमने मेरा यकीन ना किया, और जब यही बात कशिश ने तुमसे कही तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास जागा। हाज़िक ने दुखी अंदाज में कहा तो अनायशा की आंखें भीग गई। माफ़, रोते हुए इससे बोला भी नहीं जा रहा था। फ़िक्र ना करो, इस रिश्ते की वजह से तुम ये सब कर रही हो तो बेफ़िक्र रहो। मैं बीच राह में साथ छोड़ने वालों में से नहीं। माना कि ये शादी बाबा और मामा की खातिर की है, इनका झुका सर नहीं देख सका मैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत आज भी है। आज भी इस दिल में वो मोहब्बत बाकी है जो अपनी मोहब्बत को रुसवा होता ना देख सका। हाँ, मानता हूँ, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, लेकिन करूँ तुम पे एतबार ये मेरे इख्तियार में नहीं है। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। हाज़िक कलेजा भी रूंध के और साथ में वो अनायशा के जज़्बों को भी रौंद गया। अनायशा तो बस इसे जाते इसकी पीठ देखती रह गई। इसके लिए ये सच्चाई कि इसे जुदा करने की एक साजिश की गई थी, इससे कहीं ज़्यादा अहम अनायशा की बेवफ़ाई थी। और मोहब्बत का ये दाग शायद सारी ज़िंदगी नहीं धुलेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी आज़माइश भी थी और सज़ा भी। फ़ोन बंद करता वो वापस पलटा तो मुलाज़िमा को जूस का गिलास ले जाते देखा। 1 मिनट, ये किसके लिए? यामीन ने रो के पूछा। भाई, वो नई मैडम जो आई हैं, इन्होंने मंगवाया है। जिद जो जूस का गिलास देखते ही यामीन के दिमाग में एक नया प्लान आया। ठीक है, ये बाद में ले जाना, पहले मुझे पानी पिला दो। सरसरी अंदाज़ अपनाया तो सरस बाद में हिलाती जूस का ग्लास टेबल पे रखती किचन की जानिब बढ़ी। यमीन ने फ़ौरन ही ड्राइंग रूम के कबर्ड का एक दरवाज़ा खोला। इसमें से जो इसने खुद फर्स्ट एड बॉक्स रखा था, इसमें से 3 टैबलेट्स निकाली और इस जूस में मिक्स कर दी। इतने में मुलाज़िमा पानी ले आई। यमीन को पानी का गिलास थमाते वो अलीज़ा वाले रूम की जानिब बढ़ी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अलीज़ा, अब तुम गई काम से। पानी का गिलास मुँह को लगाते वो मुस्कुराया था और अब इसका रुख कशिश के रूम की तरफ था। दरवाज़ा खोला तो सामने ही घुटनों के बल सोफे के पास बैठी नज़र आ गई। शायद रोते हुए वो वहीं बैठी सो गई या जाग रही थी। यामीन धीरे से दरवाज़ा लॉक करता इसके पास आया। वो यामीन का अपने पास आना महसूस कर गई थी। कशिश, इसने धीरे लेकिन मोहब्बत भरे लहजे में कहा। कशिश ने धीरे से सर उठाया, या आंखें इसकी रोई हुई थी और कितने शिकवे थे इसकी नज़रों में। यूं नीचे क्यों बैठी, क्यों आए हैं अब? वो दांत पीसते बोली। तुम्हारे पास आना आता तो कहाँ जाता? इसी के मुकाबिल सोफे के साथ टेक लगा के बैठते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। वो है ना अलीशा चुड़ैल, आपकी बगोड़ी बीवी, जिसे आपने हमारे रूम में रखा। जाएं, वहीं मुंह फेरा इसने। तो यामीन इसकी इस नाराज़गी पे दिल से मुस्कुराया। कैसे जाऊं अपने ज़िद्दी इश्क को छोड़ के? यामीन ने बहुत गंभीर लहजे में कहा तो कशिश की आंखें हैरत से फैल गई, झटके से पलटी। एक तो वो इश्क है और मेरा है, ऊपर से ज़िद्दी भी और जनूनी अलग। आप वहीं थे? कशिश ने आंखें फैला के पूछा। अब अपने छोटे से प्यारे से ज़िद्दी इश्क को छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ क्या भला? यामीन ने इसे अपनी तरफ धीरे से खींचा तो वो इसके सीने से आ लगी और फिर खुद ही पूरे इस्तेहकाक और मान से अपना सर यामीन के सीने पे टिकाया। यामीन ने इसे अपने असार में ले लिया। छोड़ के जाएं तो सही, जान ना ले लूं, धीरे से कहती हुई यामीन के 14 तबक रोशन कर गई। बहुत जुनूनी बीवी मिल गई है यार, इतना टूट के चाहो कि क्या अंदाजा था? यामीन ने इसको रिलैक्स करना चाहा। आप ना बहुत बुरे हैं, कशिश मुंह बना के बोली। ये मेरे छोटे से प्यारे से जिद्दी इश्क की आंखों पे इतना जुल्म क्यों? आंखें रोई और सूजी हुई देख यामीन ने इसका चेहरा ऊपर की तरफ करके आंखों में देखते बहुत प्यार से पूछा। ये भी आप ही की देन है मेरी यामीन सिकंदर। कशिश ने भी उतार ना रखा। यामीन ने इसे गोद में उठाया और बिस्तर पे लिटाया। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ, यामीन ने इसके बालों में उंगली चलाते धीरे से कहा। आपने मुझे रूम से निकाला और इस चुड़ैल को रूम में जाने दिया? आंखें मूंदे वो फिर से बोली। कशिश सो जाओ, थोड़ी देर सुबह बात करेंगे। यामीन ने इसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। हाँ, ताकि आप दोबारा वापस इसके पास चले जाएं, मुंह उठा के कहती वो यामीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इतना शक? यामीन ने भवेंज का। शक की नहीं, यकीन। इस नींद की वादी में भेज के आप यकीनन इसके पास वापस जाने का इरादा ही रखते हैं ना? कशिश के अल्फाज ने यामीन के दिमाग की बत्ती जला दी। क्या क्या मतलब? यामीन उठ बैठा। मुझे सब पता है, वो इस वक्त बेहोश है और मेरा नहीं ख्याल हमें यहाँ बैठ कर टाइम ज़ाया करना चाहिए। चलें, चल के देखते हैं। कशिश फ़ौरन उठी और बाहर निकली। यामीन इसी के पीछे आया। फिर मजीद कुछ कहता कि बाकी 3 नमूनों को भी वहाँ चौकन्ना खड़ा देख वो गंग रह गया। मतलब वो चारों ही चौकन्ना थे और यामीन इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यही सोचते वो इनके साथ अलीज़ा के रूम की जाने बढ़ा, जहाँ वो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। शी इज़ अनकॉन्शियस, दावर ने इसे चेक करते कहा।
डोंट वरी 3 गोलियां थी, सुबह तक तो होश भी नहीं आना, अपना काम जारी रखो, समीर ने फौरन से दावर को कहा। तो यामीन ने चेहरा मोड़ इस नमूने को देखा। समीर की नज़र भी यामीन की नज़रों से टकराई। नॉट सीरियसली, तुम लोग मेरी मुखबिरी करते हो, कैसे जानते हो सब? यामीन के माथे पे तेवरी चढ़ी। कशिश ने लब भींच के समीर को ऐसे देखे जैसे खा जाएगी। वो ऐसे ही आइडिया लगाया, कानों पे कुछ जाता वो रुख फेर गया। ये रहा मोबाइल। किरण ने दराज के ऊपर से मोबाइल उठाया। गुड, दिखाओ। तो कशिश ने इससे मोबाइल लिया। बट इस पे तो पासवर्ड लगा। समीर सोचते हुए बोला। तो क्या हुआ, दावर का लैपटॉप है ना, पासवर्ड हैक करना तो इसके बाएं हाथ का काम है। कशिश ने भी लुकमा दिया और वो चारों यमीन समेत दावर के रूम में जाने बढ़े, जहां दावर ने अलीजा का मोबाइल और डिकेबल से लैपटॉप के साथ अटैच किया और पासवर्ड भी अपना फेवरेट काम करने लगा। अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कशिश ने यामीन को आंखें फाड़ के देखा तो टोक दिया। हाउ कुड यू डू दैट? सीरियसली, मैं इतने पैसे दे के बाहर से टीम हायर करता हूँ ये सब काम करने के लिए, और ये तक नहीं जानता कि एक काबिल टीम मेरे घर ही में मौजूद है। यामीन ने दाद दी। घर की मुर्गी दाल बराबर, समीर ने बर्जस्ता कहा। तो दावर ने भी इस बात में सर हिला दिया। इस सब में कितना वक्त लगेगा? यामीन ने कलाई पर बंदी घड़ी देखते पूछा। 10 से 15 मिनट। तेज तेज हाथ चलाते दावर ने स्क्रीन पर देखते जवाब दिया। इतने में अलीजा का फोन बजा तो वो सभी चौकन्ना हुई। ये इस वक्त इसके नंबर पे कॉल आ रही, क्या करें? समीर ने सवाल किया। पिक करो। कशिश की तरफ देखते यामीन बोला। कशिश ने पलकें बार बार झपका के महसूस किया कि इसी को कहा गया और साथ ही कॉल उठा ली। हेलो, एक बुरी खबर है। हयात से अंदर भाग निकला है। अब क्या करें? मोबाइल से आवाज़ उभरी तो वो सभी चूंके और एक दूसरे देखने लगे। अब सिर्फ एक ही हुक्म का बच्चा है, वो बुढ़ा। इसे अपनी सख्त कैद में रखना, और हाँ, कल हम आएंगे तो बाकी की प्लानिंग करते हैं। तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? हेलो, आवाज़ फिर से उभरी। कशिश ने कॉल काट दी और यमीन के पास आई। यमीन लब पीछे से देख रहा था। वो दादाजी की बात। कशिश की आंखें नम हुई। यमीन ने गहरा सांस खारिज। कुछ नहीं होगा दादाजी को, यमीन ने यकीन दिलाया। मैं इस अलीसा चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं, कहते ही वो गुस्से से बाहर निकलने लगे कि यामीन ने थाम के रोक लिया। अभी नहीं, अभी दादाजी इसके कब्जे में है। जब तक हम दादाजी तक और बाबा तक नहीं पहुंच जाते हमें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। यमीन ने सब की तरफ देखते हुए तंबीही अंदाज में कहा। तो सब दांत पीसते रह गए। ये देखें भाई, दावर ने यमीन को पुकारा। ये तस्वीरें। यमीन सोच में पड़ गया। दादाजी की किडनैपिंग की तस्वीरें किसी नंबर से सेंड हुई थी। ये जगह जानी पहचानी से लगती है। यमीन सोच रहा था और एकदम इसे याद आ गया, ये पुराने कब्रिस्तान के पास है, कोई मिल है जो बंद पड़ी है। वहीं यमीन ने फौरन जलील को कॉल की और इसे हदायत देता मुड़ा। सर, एक और खबर देनी थी आपको। जलील भी फौरन बोला। क्या? यमीन चूका। सर, वो मिस्टर आदिल। जलील ने सारी बात यमीन के गोश गुजार दी। यमीन ने एक नज़र कशिश को देखा जो इसी को देख रही थी। सर, वो मीर विला के इर्द गिर्द अपने आदमियों को भेज चुका है समीर सर और मैडम को उठवाने के लिए। जलील ने मजीद इन्फो दी। भेजने तो डर नहीं। यामीन ने कशिश के गिरद नज़रों का सार मजीद गहरा किया तो वो घबरा के नज़रें फेर गई। उम्मीद है दादाजी मिल जाएंगे, बस दुआ करो कि बाबा भी सही सलामत हो, यामीन ने धीरे से कहा। तो सबने दिल में आमीन कहा। इसके मोबाइल पे जिस नंबर से तस्वीर सेंड हुई थी और लास्ट कॉल जिसकी आई थी, वो नंबर मुझे निकाल के दो। दावर। यमीन ने दावर को हदायत दी तो वो फौरन अमल दरामद करने लगा। आप क्या करेंगे? अब कशिश ने धीरे से इसके पास आते पूछा। यमीन ने एक नज़र इसे देखा। इससे ये जायदाद, बिजनेस और पैसा चाहिए। नंबर की शीट दावर से लेते वो कशिश की जाने मुड़ता संजीदगी से बोला। इसके बाद तो वो दादाजी को छोड़ेगी तो क्या आप सब कुछ इसके नाम कर देंगे? कशिश को शौक लगा। नहीं, सब नहीं, जो मेरा है मेरे नाम है, वो कर सकता हूँ। यामीन ने जाते हुए मुड़ के कहा। लेकिन दादाजी मिल जाएंगे ना? तो क्यों? कशिश को हजम ना हो रहा था तो जरा करने लगी। कशिश, अभी दादाजी मिले नहीं और मैं बाबा और दादाजी की ज़िंदगी कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम मेरे अपने हैं। यामीन ने इसे रसान से समझाया। थोड़ा वेट तो कर लें, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? कशिश का मुंह बिगड़ा। कशिश, यू आर इम्पॉसिबल। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुमसे बहस करूं, इसलिए यमीन सच हुआ। आप गलत कर रहे हैं। कशिश भी अपनी बात पे कायम रही। यमीनी से बस एक टिक देखे गया। क्या कशिश के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है? वो सोचता रह गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। ये बिना अब सब इस अलीज़ा चुड़ैल के नाम कर देंगे और वो हमें या तो घर से निकाल देगी या फिर अपना गुलाम बना लेगी। कशिश नहीं बैठते दुख से कहा। और यामीन जो वापस पलट के आया था, इसकी बात सुन के ठटक गया। दावर, मोबाइल वापस रखो अलीज़ा का, इसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दादाजी सुबह तक मिल जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ। कशिश को नज़रअंदाज करते वो दावर से कह के मुड़ा के कशिश फिर सामने आ गया। आपके साथ मैं भी जाऊंगी। एक जिद थी इसके अंदाज में जो यमीन को मजीद गुस्सा दिला रही थी। हाथ से पकड़ इसे वहाँ से इसके रूम में लेके आया और दरवाज़ा लॉक किया। तुम यहीं रहोगी और कोई भी किसी किस्म की शरारत नहीं करोगी, समझी? यामीन ने इसके करीब होते इसको तंबीह की, जबकि आगे वो भी माथे पे तेवरी चढ़ाई यामीन को घूर रही थी। मैं आपके साथ जाऊंगी, वही जिद। कशिश, हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती। आगे इस आदिल की मुसीबत को भी गले में डाल लिया है। गुस्से से झंझलाते वो कशिश को आदिल वाली बात भी कह गया। क्या क्या मतलब? कशिश ने हैरत से इसे देखा। तुम सारे मतलब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही कोई किसी किस्म का पंगा लोगे किसी से। यामीन ने धीमे लहजे में इसे फिर से समझाया।
اتنی ہدایتیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے میں نے سننا نہیں تو ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ کشش پھر سے وہی ضد کرتے بولی۔ یامین نے گہرا سانس خارج کیا، اگر ہم دونوں ایک ساتھ گھر سے غائب ہوئے تو علیزہ کو شک ہو جائے گا۔ اوہ تو اچھا آپ اس چڑیل کی وجہ سے مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے؟ ڈرتے ہیں اس سے؟ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ ایسا کیسے سوچ لیتی ہو یار؟ یامین نے ماتھا مسلا اور موبائل پہ آتی کال پی کے اور بات کرنے لگا، جبکہ کشش اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ کشش، یامین نے اسے پکارا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نے جاننا ہے، مطلب جاننا ہے۔ وہ بات کاٹ کے بولی، ویسے بھی اس کے سامنے تو آپ نے مجھے ایک ظالم شور کی طرح روم میں بند کیا تو سمجھے ہیرو دیوار میں چنوا دی گئی۔ اب اسے کیا پتہ چلے گا کہ آپ مجھے ساتھ لے گئے ہیں؟ کشش نے لمبا خاصا بیان دے دیا۔ یامین سوچ میں پڑ گیا۔ ایک منٹ، دیوار میں انارکلی کو چنوایا تھا، یہ ہیر کہاں سے آ گئی؟ یامین کو اس کی مثال ہضم نہیں ہوئی۔ آپ بعد میں کلاس لے لینا، ابھی چلیں، دادا جی کو بچانا ہے۔ کشش نے فوراً بات کی کاٹا تو اس کی جلد بازی دیکھتے اس کی ضد کے آگے ہار مانتے اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ بھائی ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ داور اور سمیر بھی سامنے آ گئے۔ باقیوں کو بھی بلا لو، سیر کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی رہ نہ جائے۔ یامین نے میٹھا سا طنز کیا تو کشش نے انہیں نہ ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ اگر سب چلے جائیں گے تو اس چڑیل کا دھیان کون رکھے گا؟ کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا، چل ان سے کہتی ان کو آنکھ وینک کرتی یامین کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ یامین گارڈز اور سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دیتا گاڑی کی جانب بڑھا جہاں وہ کشش کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ 2 گاڑیاں مزید سیکیورٹی کے ساتھ تھی۔ اب وہ اسی پرانے قبرستان کی طرف گامزن تھے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور عنائشہ اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ گھڑی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو عنائشہ نے جھٹ سے اٹھا کے اس کے سامنے کر دی۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھڑی تھام لی۔ جتنی دیر وہ پہنتا رہا وہ بالوں کو کنگھی کرتا رہا اور وہ پاس کھڑی رہی، میٹھی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ حاذق نے پرفیوم کا سپرے کیا تو اس نے آنکھیں بند کی، وہ خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس کی۔ حاذق نے بھی موقع ملتے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی، لیکن جلدی رخ پھیر صوفے پہ جا بیٹھا۔ شوز پہنتا ایک بار وہ پھر چونکا جب عنائشہ نے اسے شوز پہنانے چاہی۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ حاذق کے ماتھے پہ بل پڑے اور عنائشہ کا ہاتھ پیچھے کیا۔ پلیز کرنے دیں، وہ سر جھکائے بولی تو حاذق خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یا اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل میں وہ پہلے والا مقام حاصل کر لو گی تو یہ سب کر کے تو میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ حاذق میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بنا کسی ٹھوس وجہ کے آپ کو ڈچ کی، آپ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن میں کیا کروں اب کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ آپ کی بے رخی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو حاذق کے دل کو پسیج رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہاں تھوڑی بہت تو سزا بنتی ہیں جو اسے دے رہا تھا، لیکن یوں اسے روتا دیکھ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حاذق آپ بہت اچھے، شاید میں آپ اتنی اچھی نہیں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ تو بہت اچھی لڑکی ہو۔ کہہ نہ پائی۔ آنسو نے مزید کچھ کہنے جوگا چھوڑا ہی نہیں۔ اس کی بات پہ حاذق نے لب پیچھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ شاید ایک وقت آئے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں محبت ختم نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہوگی۔ وہ نین کٹورا آنکھیں حاذق پہ اٹھی تو حاذق کا دل ہی لے ڈوبی۔ حاذق نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کب سے وہ ان باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی، ان پناہوں میں آنے کے لیے۔ حاذق نے بہت مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ انا آئی تو کر لی بات دور جانے کی، آئندہ کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ کہتے وہ عنائشہ کو جنونی سے لگا۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، منہ بسوڑتے روتے ہوئے کہا۔ حاذق نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہے انا، اگر اعتبار نہ ہوتا تو پیار کیسے ہوتا؟ بہت نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا۔ عنائشہ کی تو حیرت سے آنکھیں ہی پھیل گئی۔ محبت جو آپ نے رات کو کہا وہ سب تم نے تھوڑا تنگ کیا؟ 8 ماہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم کسی کے کہنے پہ بنا سوچے سمجھے مجھ سے دور ہو گئی؟ ایک بار بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ تو میں تمہاری مما سے نہ ملا ہوتا تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتا۔ حاذق نے آج وہ بات کہہ دی جس سے وہ اتنے عرصے سے چھپا رہا تھا۔ ہاں وہ آپتا آنٹی سے ملا تھا۔ عنائشہ کی غیر موجودگی میں انہوں نے ہی تو اسے راہ دکھائی تھی، عنائشہ کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے، نام اور بائیو ڈیٹا سب بتایا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں ان کا ایڈریس نہیں جانتی تھی۔ وہ عنائشہ کو اکیلے اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ اس دن چائے بنانے کے لیے وہ کچن کی جانب بڑھی تو غیر ارادی ہی سے ہی حاذق عنائشہ کے روم کی جانب۔ یہ تھی تو غیر اخلاقی حرکت، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ عنائشہ کو ڈائری لکھنے کا شوق ہے اور وہ اپنی زندگی کی ہر بات ڈائری میں لکھتی ہیں۔ حاذق کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، ایک دراز کے اندر سے اسے ڈائری مل گئی جسے وہ چھپا کے لے آیا۔ اسے پڑھنے کے بعد ہی حاذق کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن عادل کے ساتھ شادی پہ حامی بھرنے پہ حاذق کو بے پناہ غصہ آیا کہ بجائے سچائی بتانے کے وہ پھر سے اس سے دور جا رہی تھی۔ میں نے کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ میری ڈائری میرے پاس نہیں ہے، عنائشہ دھیرے سے بولی۔ انا مجھ سے جب تم نے دور جانے کا سوچا مجھے تب تم پہ غصہ آیا، اور تب تو بہت زیادہ جب بجائے مجھے سچائی بتانے کے تم نے عادل کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ عنائشہ نے جھکا سر اٹھایا۔ انا تم نے ایک بار پھر سے مجھے پہ بھروسہ نہ کیا۔ ماما بابا کو منانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری بے وفائی میں بے وفا نہیں۔ حاذق عنائشہ
ہی گئی اس کی بات پہ۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جدا تو ہونے کا سوچا نا، وہ تو کشش کے نام پہ حاذق کا دل نرمی لے آیا، بنا کسی رشتے کے اس نے بنا کسی پرواہ کی اس نے ان کا شادی کیا اور انہیں ملوایا۔ ایسے ہمدرد لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھے اور بنا کسی غرض کے آپ کی مدد کریں، وہ بھی بنا آپ کو بتائے۔ دروازے پہ نوک ہوئی تو دونوں چونکے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دانی اور ہانی نے منہ نکالتے مسکینی صورت بنا کے پوچھا۔ عنائشہ آنسو صاف کرتے پیچھے ہٹی۔ آ جاؤ یار، حاذق نے موبائل اٹھاتے سرسری انداز میں کہا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حاذق نے ایک محبت بھری نظر عنائشہ پہ ڈالی۔ اب کر تو دیا ہے، خیر بتاؤ کیا ہوا؟ حاذق نے والیٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نہ پلان کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلیں، اس سے پہلے کہ آپ دبئی کی اڑان بھریں۔ دانی نے مسکراتے کہا۔ ایک کام کرو، اپنی آپی سے پوچھو، جہاں جانا ہو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ابھی آفس جانا ہے، بہت ضروری ہے، یامین بھی نہیں ہے تو جلدی جانا ہے، اور کوشش کروں گا عنائشہ کی طرف پیار سے دیکھا، جلدی آ جاؤ۔ اللہ حافظ۔ نظروں ہی سے اسے پیار دیتے ہوئے باہر کی جانب نکلا، جبکہ دانی اور ہانی اب عنائشہ کے ارد گرد ہو لیے تھے۔ حیا صاحب بھاگ کے وہاں سے نکل تو آئے تھے، لیکن ان پہ کافی تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو چلنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کڈنیپرز کو کہتے سنا تھا کہ ان کے والد کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے اور وہ اپنے والد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے ہر حال میں، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی موبائل کچھ بھی نہ تھا کہ وہ یامین کو اطلاع دے دیتے، سنسان اور بیابان علاقے، دور دور تک کوئی نہ تھا کہ وہ مدد لے لیتے۔ زخموں سے چور وہ ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے۔ یا اللہ مدد فرما، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، سب انجانے میں ہو اور میری کوئی غلطی بھی نہیں، تو ہی میری مدد کر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اپنی بے بسی پر، وہ جو کل تک چلتے بھی اکڑ سے تھے آج بے بس ہوا تھا اللہ کے آگے۔ اسی اسرا میں انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھی فوراً وہاں سے اٹھے اور ایک طرف لڑکھڑا کے چلنا شروع کر دیا۔ ان کی گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ یامین کو محسوس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس نے سیکورٹی گارڈز کو الرٹ کیا اور اپنی گن نکال کے چیک کیا۔ یہ بھی ہیں آپ کے پاس؟ کشش کی آنکھیں چمکی۔ یامین نے ایک نظر دیکھا ہوگا اسے ان کی گاڑی میں ان بیلنس ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یامین نے ڈرائیور سے پوچھا جو گاڑی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سر کسی نے گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا ہے، گاڑی روکو۔ یامین نے فوراً حکم دیا، لیکن سر گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں، ڈرائیور نے مانا۔ تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو۔ یامین نے اس کی بات پہ سختی سے کہا تو اس نے سامنے دیکھتے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا۔ سامنے ہی 3 بلیک کلر کی گاڑیاں کھڑی تھی اور ان کے آگے کچھ آدمی بھی کھڑے تھے، جیسے انہیں کے انتظار میں تھے، اور بہت مطمئن انداز تھا۔ کشش نے یامین کو دیکھا، وہ کیا کرنے والا ہے اندازہ لگانا چاہا۔ یامین پہچان گیا، وہ کوئی اور نہیں عادل کے بندے تھے، اور سامنے یامین کو وہ کھڑا نظر آ گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ کشش کی جانب مڑا۔ کشش کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، آپ باہر مت جائیں۔ کشش کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ یامین نے کشش کی بات نظر انداز کرتے ڈرائیور کو ہدایت دیتا باہر نکلا، جب گن بھی اس نے ساتھ رکھی تھی۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی لاک ہو گئی۔ کشش نے ڈور اوپن کرنے چاہے لیکن بے سود۔ عادل یامین کو دیکھتا وہ سامنے آیا، ایک طرف یامین اپنے ساتھیوں سمیت کھڑا تھا تو دوسری طرف عادل، دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ میر یامین سکندر، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لیکن جس سے تم پروٹیکٹ کر رہے ہو مجھے وہ چاہیے، اسے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ عادل نے اونچی آواز میں اپنا مطالبہ بیان کیا۔ یامین نے جھٹک سر نفی میں ہلایا اور دھیمی ہنسی ہنسا۔ عادل تم جسے مانگ رہے ہو وہ یامین سکندر کی سانسیں ہیں، اور اپنی سانسوں کو کون کسی کو سونپتا ہے؟ یامین کا لہجہ مضبوطی لیے ہوئے تھا۔ عادل منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کو تو اسے سزا ملے گی، بھلے وہ تمہاری سانسیں ہوں۔ عادل نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے 2 پیار کرنے والوں کو ملوایا۔ یامین نے کشش کا دفاع کیا۔ اس نے میری جگہ ہنسائی کی، دو بدو جواب آیا۔ مانا کہ اس کا طریقہ غلط تھا لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ یامین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میر یامین نیتوں کو کون دیکھتا ہے؟ تم نہیں جانتی جب سے یہ سب ہوا بنا کسی قصور کے آج تک میرے خلاف ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے عادل دکھی تھا، میں نے سب کو یقین دلانا چاہا لیکن کسی نے نہیں کیا۔ تب میں نے قسم کھائی جو بھی قصوروار ہیں، جس نے مجھے کڈنیپ کر کے یہ ساری سازش کی ہے، اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ عادل نے لہجے کی سختی یامین نے محسوس کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے دے دو، کیونکہ میرے ہوتے تم اس تک تو کیا اس کے بال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے کیے اس عمل کی سزا میں لینے کو تیار ہوں۔ یامین نے فوراً فیصلہ لیا۔ اگر کشش قصور نہ ہوتا تو وہ عادل کو اس کی اوقات یاد دلاتا، لیکن وہ جانتا تھا کشش نے غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ عادل کہکا مار کے ہنسا۔ اف، یہ محبت بندے کی جان ہی لے لیتا ہے، سوچ لو میری یامین جان بھی جا سکتی ہیں۔ عادل نے وارن کیا۔ یامین نے آنکھیں مونتے اپنے اندر ٹٹولا تو صرف کشش ہی ملی اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یامین نے گن نیچے گرائی اور پلٹ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھی حیرت کی مورت بنے کشش کو دیکھا۔ کشش کا دل بری طرح دھڑکا۔ اسفند، کشش گاڑی سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ اپنے ایک گارڈ کو پاس بلاتے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سر پلیز وہ آپ کو مار۔ اسفند بے بسی سے بولا۔ پرواہ نہیں یار، لوگ محبت میں جان لیتے ہیں، میر یامین کی عشق میں جان چلے جائے تو کیا غم۔ یامین کا نہ لہجہ ڈگمگایا نہ ہی اس کے قدم۔ تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، سمجھے؟ یامین کے لہجے میں اب کی بار سختی تھی، وہ لب پیچھے رہ گیا۔ لو جی، اب صحیح ہیرو بن گیا ہے۔
सभी गार्ड्स पीछे हट गए। ये मीर यामीन सिकंदर का हुक्म था, इसे इतना मारो कि ये मर जाए। आदिल की ऊंची और रख्त आवाज़ कानों में पड़ी और आदिल के आदमी आगे बढ़े और एक ने यामीन को मुंह पे मुक्का मारा और वही खड़ा जरा सा अपनी जगह से हिला। खून की एक बूंद इसके होठों से बही जिससे इसने अंगूठे से साफ किया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी कशिश तड़प ही तो गई। क्या क्या हो रहा है बाहर? प्लीज खोलो दरवाजा। कशिश बुरी तरह मचली थी और ड्राइवर दरवाजा खोलने की जिद की थी। माफ कीजिए मैम, सारा का हुक्म नहीं। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, जबकि सामने इसकी नजरों की जामीन इनसे मार खाया जा रहा था। तुम पागल हो गए हो, इन्हें मार रहे हैं, दरवाजा खोलो। कशिश ऊंची आवाज में चिल्लाई, साथ में बार बार दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। जो लॉक्ड था, आंसू बह के गालों पे गिरते चले जा रहे थे। दरवाजा खोलो, अल्लाह का वास्ता है खोल दो, वो देखो इनकी हालत, प्लीज खोल दो। कशिश मिन्नत पर उतर आई, लेकिन ड्राइवर भी जब्त किए बैठ रहा। अपने मालिक का हुक्म टालना इनके लिए मुमकिन ही ना था। एक और बार हुआ और जमीन जमीन पे गिरा। वहीं कशिश का सांस रुका, आंखें पूरी की पूरी खुलती चली गई। जमीन की आंखें बंद होती देख इसका जिस्म लर्जा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। इधर उधर देखा और ड्राइवर के साथ वाली फ्रेंड सीट की जाने बढ़ी और सामने सब चेक करने लगी। ड्राइवर इसे यूं करता देख हैरत ज़दा हुआ। मैम क्या कर रही है? इसने रोकना चाहा, लेकिन कशिश को अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। वो गन थी जिसे यामीन को एक बार कशिश ने रखते देखा था। मैम डोंट डू दिस, आप मुझे जान से भी मार डालें तो भी। ड्राइवर ने फौरन से कहा, तुम्हें नहीं, खुद को। कशिश ने कनपट्टी पे पिस्टल रखा। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने दरवाज़ा ना खोलो तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। कशिश का लहजा इतना मजबूत था कि एक लम्हे को ड्राइवर सोच में पड़ गया। एक मैम ऐसा नहीं कर सकती, आप गन मुझे दें। ड्राइवर ने गन लेनी चाहिए। नो दो। कशिश पीछे हटी। 3। कशिश ने गन के ट्रैगर पे उंगली से दबाव डाला, जबकि नजरों में सिर्फ और सिर्फ यामीन था। रुके मैम। ड्राइवर हार मान गया और दरवाजा खोल दिया। कशिश 1 मिनट की भी देरी किए बिना गाड़ी से नीचे उतरी और यामीन की तरफ भागी। इसका सर उठा के गोद में रखा। रोने की वजह से इसकी हिचकियां बंद गई थी। यामीन आप ठीक है? वो बोल भी नहीं पा रही थी। यामीन जिसका दिमाग माउफ होता जा रहा था। कशिश की आवाज़ समाज से टकराई, दिमाग फौरन से जागा और धीरे से आंखें वाह की। कशिश जाओ। वो दर्द जब्त करता हुआ मुश्किल बोला। कशिश ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मैम चले यहाँ से। असफंद आगे बढ़ा। खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। कशिश ने रोती आंखों से इसे डपट के रख दिया। यामीन ने असफंद को इशारा किया कि वो कशिश को ले जाए। आपने क्यों खाई मार? कशिश ने यामीन का चेहरा अपने हाथों में लेते बहुत प्यार और परवाह से पूछा। वाह वाह क्या बात है, मोहब्बत की। एक मोहब्बत में मरने को तैयार है, दूसरा इसकी तकलीफ से अपने आप ही मर जाएगा। आदिल ने मजाक उड़ाते हुए तालियां बजाई। मैम प्लीज चलें। असफंद ने बेबसी से कहा। रुको, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। आदिल ने अपने आदमियों को रोका। चलो एक डील करते हैं। डील समझते हो? डील। आदिल ने यामीन को देखते शातराना अंदाज में कहा, जबकि कशिश ने एक सख्त नजर इस पर डाली। इसकी नजर में एक तंबीह थी जिसे आदिल ने नजरअंदाज किया और यही वो गलती कर गया। वो नहीं जानता था कि सामने कोई आम लड़की नहीं, कशिश है। कशिश यामीन सिकंदर। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने अपना सर भारी भारी सा लगा। हाथ सर पे ले जाना चाहा लेकिन ना ले जा पाया। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन इसका हाथ सर तक नहीं जा पा रहा था। धीरे से आंखें खोली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया, हाथों को बंधा हुआ पाया। अलीजा के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। हाउ कुड यू डू? यामीन धीरे धीरे वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। इतने में कमरे में रोशनी हुई। सामने इन तीनों को देख इसके माथे पे बल आए और वो तीनों खड़ी से अच्छा खासा घूर रहे थे। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बांध रखा है, खोलो मुझे। अलीजा चिल्लाई। समीर ने कान साफ किया। आहिस्ता भाभी साहिबा, गला बैठ जाएगा। मजाक उड़ाया। समीर ये हमारी भाभी नहीं है। किरण ने समीर को डपटा। हाँ वाकई ये तो किसी की भी कुछ नहीं हो सकती भगोड़ी। समीर ने मुंह बनाते कहा। बकवास बंद करो। अलीजा को भगोड़ी लफ्ज पे फिर से गुस्साया। एक बात बताओ अलीजा चुड़ैल, जब तुम दफा हो ही गई थी तो वापस क्यों आई? समीर ने सोचते हुए अलीजा की बात नजरअंदाज करते पूछा। और तुम्हें नहीं पता, लालच, पैसे का लालच इसे वापस लेके आया। दावर ने भी लुकमा दिया। भूखी लालची चुड़ैल, समीर ने चिढ़ाते हुए कहा। समीर बुरी बात चुड़ैल नहीं कहते। किरण ने मसनूई अंदाज से टोका। मैं तुम लोगों को खून पी जाऊंगी। अलीजा झरपटाई। देखा, समीर ने अलीजा की तरफ इशारा करके बताया। खून पीने की बात कर रही है और खून कौन पीती है? चुड़ैल तो ये चुड़ैल ही तो है। समीर ने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। वैसे अब इसका क्या करें? दावर सच में सोच में पड़ गया। पंखी से उल्टा लटका देते हैं, खुदकशी का केस डाल देंगे। समीर ने मशवरा दिया। नहीं, इस तरह हम फंस जाएंगे। इसे ना किसी गहरे दरिया में फेंकाते हैं, वहीं मर जाए। किरण ने नफरत से कहा। लेकिन वहाँ कोई जानवर खा गया इसे तो, और ये बचा गई तो। समीर को ये आइडिया भी पसंद ना आया। एक काम करते हैं, इस पे चूहे छोड़ देते हैं, इसे नोच नोच के खाएंगे तो इसके साथ साथ इसका लालच भी मर जाएगा। दावर ने आइडिया दिया। इन सब के आइडियाज सुन के अलीजा ऐसे ही मरने वाली होगी। क्या क्या कहे जा रहे हो? इसने झरझरी ली। बचना चाहती हो? समीर और किरण को मजीद आइडियाज शेयर करता देख दावर ने अलीजा के करीब आते राजदारी से पूछा। इसने आंखें फैलाई। एक ही सूरत है बचने की, दादाजी का पता बता दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। दावर की बात पे अलीजा मुस्कुराई। मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ, जबकि वो बुढ़ा मेरे कब्जे में है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं चटाख। दावर ने एक जोर का तमाचा इसे जुड़ दिया। एक लम्हे को सभी चुप हो गए। खबरदार जो मेरे दादाजी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत बोला
हो तो यही जान ले लूंगा तुम्हारी। दावर बेइंतहा गुस्से में आ गया। किरण ने इसे बाजू से पकड़ा और कुछ भी मजीद करने से रोका। डोंट वरी ब्रो, पुलिस बस आती होगी, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। समीर ने भी अपना गुस्सा जब्त करते कहा। पुलिस? अलीजा घबराई। छोड़ो मुझे, वो एक बार फिर से तड़पी। हाजिक भाई को फोन करो, किधर रह गए हैं? किरण ने समीर से कहा तो वो फोन करने लगा। इतने में बाहर शोर हुआ। वो तीनों चूंके, लगता है इसकी बाकी की चेलियां आ गई। समीर ने खुश होते कहा। ठीक है किरण, तुम यहाँ यही रुको, हम बाकियों को भी यही लेके आते हैं। दावर किरण के साथ कहता समीर के साथ बाहर निकला। मुझे खोलो लड़की, वरना तुम सब पछताओगे। अलीजा ने किरण को धमकाया, लेकिन इसने भी नाक पे से मक्खी उड़ाई। कौन हो और कैसे अंदर घुसी चली आ रही हो? सवेरा बेगम को यूं किसी औरत का अंदर आता देख सख्त गुस्सा आया। मालकन हूँ इस घर की, हयात सिकंदर की बीवी हूँ, और ये हयात सिकंदर की बेटी फरीदा ने अपना तारुफ करवाया। साथ ही अपनी बेटी मदीहा का बकवास बंद करो, झूठ बोल रही है ये। अचानक हयात साहब की आमद ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। बड़े बाबा, समीर चिल्लाया। बाबा दावर भी भागता हुआ आया। बाबा ये सब कैसे? हयात साहब को जख्मी हालत में देख दावर तड़प ही तो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, इस औरत को पकड़ो, ये चालबाज औरत है। इन्होंने फरीदा की तरफ इशारा करते कहा, जबकि फरीदा और मदीहा हयात सबको देख दंग ही रह गई। इन्हें यकीन ना आ रहा था कि इनकी प्लान यूं फेल हो जाएगा। बस बहुत हो गया, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो और बता दो सबको कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। फरीदा ने एक और चाल चली और अपनी बात पे कायम रही। सवेरा बेगम की आंखें आंसुओं से भर गई। हयात साहब ने एक नजर सवेरा को देखा और पलट के फरीदा को, हाँ की थी तुमसे शादी, भूल थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। एक बेइज्जत को इज्जत देनी चाहिए थी मैंने, लेकिन इज्जत कहाँ रास आती है एक तवाइफ को। हयात साहब के सख्त अल्फाज वहां मौजूद सभी को गंग कर गए और अपनी इस बेइज्जती पे फरीदा आपे से बाहर हो गई। अपनी जबान को लगाम दो हयात, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? बोलो। हयात साहब गुस्से से आगे बढ़े। तुम मेरी बीवी थी, तलाक हो चुकी है हमारी, और हक महर की रकम से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बाकी रह गई इस लड़की की बात, तो इसका बाप कौन है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। हयात साहब को आज तक इतना गुस्सा मैं किसी ने नहीं देखा। इनकी बात पे फरीदा पेचो किताब खा के रह गई। मदद के लिए नजरें इधर उधर दौड़ाई कि शायद अलीजा नजर आ जाए। मम्मा, इससे पहले कि यहाँ हम धर लिए जाए, निकले यहाँ से। मदीहा ने सरगोशी की। दोनों माँ बेटी बाहर की जाने भागी, लेकिन सामने से आते हाजिक से टकराई। हाजिक के साथ पुलिस भी थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मामा जान, आपको ले जाने के लिए शाही सवारी आ गई है, ले जाए इन्हें। फरीदा को पुलिस के हवाले करते अच्छा खासा तंज भी किया। बेटा इसे मत जाने देना, इसने अलीजा के साथ मिलकर तुम्हारे दादाजी को किडनैप किए हैं। पूछो इसे कहाँ है वो। हयात साहब ने रोका तो हाजिक ने हैरानी से फरीदा को देखा। कितना गिर गई हैं आप अच्छी? हाजिक को जान के दुख हुआ। डोंट वरी बाबा, दादाजी मिल जाएंगे, जामीन भाग गए हैं इन्हें लेने के। और दावर ने इनकी तसल्ली करवाई। कब कब गए वो? हयात साहब का दिल धड़का। रात को ही पता चला था। इनके कैलकुलेशन तो रात को ही निकल गए। रात को ही पता चली थी इनकी लोकेशन, तो रात को ही निकल गए थे। समीर ने भी तसल्ली करवाना चाहिए, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। कहीं वो खुद किसी मुश्किल में तो नहीं। हाजिक को यामीन की टेंशन हुई। हाजिक ने यामीन को कॉल मिलाई, नंबर बंद था। हाजिक परेशानी से बोला, पुलिस फरीदा और मदीहा को पकड़ के ले जा चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अली शेर वहीं था। डोंट वरी, हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर ने तसल्ली करवाई। हाजिक ने असफंद को भी कॉल मिलाई, लेकिन बेसूद। इसी यामीन को लेके बहुत परेशानी हो रही थी। अब थोड़ा सा पीछे जाए, रात की इस पहर जहाँ कशिश यामीन और आदिल के बीच दीवार बन के खड़ी थी। डील? क्या डील करोगे तुम? हाँ, अब की बार रोते गुस्से से पूछा। आदिल एक लम्हे को इसकी आंखों के डोरों में खो ही गया। तुम जैसे लोग डील ही करना जानते हैं, मोहब्बत करना नहीं। कशिश ने दांत पीसते कहा। आदिल खामोशी से इसे देखे गया। यू नो दैट, मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जो भी था, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए सोचा था तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो बात करने के लायक ही भी नहीं, और जो भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। यू डिजर्व इट। कशिश बिना किसी लिहाज के इसे अच्छा खासा लिताड़ के रख चुकी थी, जबकि इसकी आंखों की लाल डोरों में आदिल को अपना आप डूबता महसूस हुआ। जामीन जो अपने पांव पे खड़ा हो चुका था, आदिल की आंखों का मफहूम इसे छुपा ना रह सका। धीरे धीरे चलता कशिश के पास आया। आदिल जो बिख्तियार हाथ बढ़ा के कशिश की गाल पे बहते आंसू को छूना चाहे, इस हाथ पे यामीन की गिरफ्त पे वो सिटपटाया। कशिश ने भी रोई आंखों से अपनी यामीन को देखा, जिसकी घुसीली आंखें आदिल पे टिकी थी। खबरदार, ये गलती भूल के भी ना करना। यामीन शेर की तरह गराया। आदिल ने भी लब भेजे और अपना हाथ झटके से छुड़ाया। इन दोनों को एक साथ देखता वो दिल पे बोझ सा महसूस कर रहा था। कशिश ने यामीन का हाथ थामा। एक मान था इसके अंदाज में। आदिल इन दोनों को देख रहा था और यामीन आदिल को बिना पलक झपके देख रहा था, जबकि कशिश की नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने इश्क के तवाफ कर रही थी।
छोड़ दो, इन्हें जाने दो। आदिल की अचानक आवाज़ पे वो सभी हैरत से देखने लगे, खास तौर पे इसके अपने आदमी। जाओ मेरी यामीन सिकंदर, आज ये लड़ाई यही ख़त्म करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या है, शायद इसलिए आज तक मोहब्बत मिली भी नहीं। एक हसरत भरी नज़र कशिश पे डाली और सर झटका। तुम दोनों जाओ। कशिश और यामीन ने एक दूसरे को देखा। कशिश के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसने यामीन का हाथ और मजबूती से थामा। मेरी दुआ है आपको भी जल्द ही किसी से मोहब्बत हो जाए, और अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। बिना आदिल के दिल की हालत को समझे कशिश ने अपनी पेशकश की। इस बात पर यामीन ने एक घूरी से कशिश को नवाजा तो इसकी मुस्कुराहट को ब्रेक लगी। कुछ गलत कह दिया क्या? मीरू कान में घुसती वो यामीन को फिर से अपनी मोहब्बत का हिसार में बांध लगी। कितने में असफंद इसकी जानिब बढ़ा। सर जलील का फ़ोन है, इमरजेंसी है, फ़ौरन से कहा। जबकि यामीन ने एक लम्हा भी ज़ाया कि बिना फ़ोन कान से लगाए, सर दादाजी मिल गए हैं लेकिन इनकी कंडीशन सही नहीं, इन पे तशद्दुद किया गया है, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप भी वहीं? कौन से हॉस्पिटल में? यामीन ने बात काटी। कशिश भी इसकी तरफ मुतवज्जी हुई। दादाजी ठीक? इसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। हमें जाना होगा कशिश, जल्दी चलो। यामीन ने इसका हाथ थामा और गाड़ी की जाने बढ़ा, जबकि दूर आदिल को जाता देख रहा था। ये क्या किया आपने? सारी ने छोड़ दिया। आदिल के एक खास आदमी ने पास आते हुए बसी से कहा, हाँ जाने दिया यार, मैं कौन होता हूँ? तो मोहब्बत करने वालों को दूर करने वाला। वो तो अजल से अब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, अल्लाह ने इनका जोड़ बनाया और मैं गुनाहगार कैसे बनूं? आदिल का दिल बदल गया था। और वो एक लम्हा, हाँ आगाही का एक लम्हा इसकी ज़िंदगी में आया जहाँ इसे एहसास जागा कि वो गलत कर रहा है। अल्लाह ने इसे हदायत दी और इसके दिल गुमराही से हट गया। वो एक लम्हा बेशक कशिश की सूरत में ही सामने आया, लेकिन गाड़ी में बैठा वो मुस्कुराया था आज दिल से। हाँ, इसने दो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं किया था, इन्हें दर्द नहीं दिया था। आज पहली बार वो भी मोहब्बत से आशना हुआ था और इसने सोच लिया था अब घर वालों को कैसे मनाना है। हाँ, मोहब्बत ही एक ऐसा ताला है जो जंग लगे दिल के हर दरवाजे को खोल देता है। आज तक हर चीज़ पे अपनी बर्तरी और हुक्मरानी जिताई और दिल पे हमेशा बोझ पाया, लेकिन आज पहली बार अपना आप हल्का महसूस हो रहा था। लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। हाँ, अब ये बोझ सिरक जाएगा। रोना आ रहा है मुझे तो यार, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ इस तरह के सीन्स पढ़ती हूँ ना। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है और शुक्र है खुदा का वो सवेरा मेरी जिंदगी में भी आ गया। आदिल मुतमईन होते मुस्कुराते सीट की पुश्त के साथ टेक लगा के आंखें मूंदी। मेरी दुआ है आपको भी जल्द ही किसी से मोहब्बत हो जाए, और अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। कशिश के अल्फाज ने एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने आदिल के चेहरे पे अहाता किया और विंडो से बाहर देखने लगा। आई थिंक इसे कशिश से ही मोहब्बत हो गई है। वो दोनों जलील के बताए कि हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सर आईसीयू में हैं। जलील ने बिना किसी ताखिर की जमीन के बेचैन हालत के पेश नज़र फ़ौरन बताया। कैसे? जब वो वहाँ पहुंचे तो दादाजी? जमीन ने बमुश्किल दिल मजबूत करते पूछा। तो जलील ने यामीन को सारी बात बता दी। इनके किडनैपर्स को तो वो जहन्नम वासिल कर आया था, लेकिन एक भाग गया था जिसने जाते जाते दादाजी के सर पे वार किया था और वो जख्मी होते बेहोश हो गए थे। यामीन ने लब बिंचे और आईसीयू की जानिब बढ़ा जहाँ दादाजी को ऑक्सीजन मास्क लगा था। एक बार फिर वो दादाजी को खोने से डर रहा था। कशी भी वहीं बाहर खड़ी रोई जा रही थी। सर आपको तो चोटें आई हैं। जलील ने इसके चेहरे पे खराशें देखते कहा। इसके मुंह और नाक से खून बहता अब खुश्क हो चुका था। ठीक हूँ मैं। यमीन ने नज़रअंदाज किया। सर कहीं ये सब आदिल जलील को गुस्सा आया? यमीन बस इतना ही कह पाए। सर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जलील को सख्त गुस्सा आया। नहीं जलील, लड़ाई अब ख़त्म हो गई और अब मजीद इसे नहीं बढ़ाना चाहता। वो बुरा इंसान नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। पेशेंट के साथ डॉक्टर ने पुकारा तो वो फ़ौरन आगे बढ़े। जी मेरे दादाजी हैं, और डोंट वरी मिस्टर यामीन, ही इज़ ओके नाउ। बट वो रुके। क्या? यामीन का दिल डूबा। इनके सर के बैक साइड पे चोट आई है। सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा तो हमें पता चल सकेगा। बहरहाल इनके लिए दुआ करें। कंधा थपथपा के वो चले गए। यामीन और कशिश दादाजी के पास अंदर आ गए। दोनों ही खामोश थे। कशिश के आंसू बह रहे थे। अपने दादाजी की ऐसी हालत देख वो बुरी तरह टूट गई थी। इनके पास ही इनका हाथ थाम के बैठ गई। इस तमाम दौरान दावर और समीर की काफ़ी कॉल्स आ चुकी थी, जिसे यामीन ने फ़िलहाल अटेंड करना ज़रूरी ना समझा। वो मोबाइल लिए बाहर निकला। एक्सक्यूज़ मी, आपको चोट आई है? आई थिंक आपको बैंडेज करवानी चाहिए। आवाज़ पे वो पलटा। एक खूबसूरत लड़की को डॉक्टर के लिबास में देखा तो इसकी बात पे चूका, लेकिन अगले ही लम्हे सर झटकता आगे बढ़ा। वो इतना एटीट्यूड। वो लड़की सामने आ गई थी। यामीन को रुकना पड़ा, जबकि माथे के बाल भी नुमाया हुए। ऐसे गुस्से से ना देखे, बहुत काबिल डॉक्टर हूँ मैं, यकीन कीजिए बैंडेज बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो यामीन के करीब हुई। यामीन ने एक कदम पीछे हटा। आपको समझ नहीं आती? एक बात अब के थोड़ा रूड हुआ। करवा लें बैंडेज। बहन इतने प्यार से कह रही हैं तो ना नहीं करते, मान जाते हैं। कशिश के अचानक आमद पे वो बुरी तरह चुके हैं। मुझे ज़रूरत नहीं। जब हुई तो यमीन मुंह बनाता आगे बढ़ा। ला हौला वला कुव्वत। बहन क्यों होने लगी? वो भी इतने हैंडसम की। वो डॉक्टर मुस्कुराती यमीन के
पास हुई और कशिश की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। आगे होते यामीन का हाथ थामा और एक सख्त घूर से इस लड़की को नवाजा और बिना कुछ कहे वो यामीन को लिए बाहर की जाने बढ़ी। 1 मिनट कहाँ लेके जा रही हो? इस डॉक्टर ने भी रास्ता रोका। क्यों अपनी शामत बुलवाना चाहती हो? जाओ काम करो अपना। कशिश ने इसे वहां से भगाना चाहा। फिलहाल तो तुम निकलो और साइड पे हो। तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बकवास बंद करो, शोर है ये मेरे। खबरदार जो मैली आंख से देखने की भी नाकाम कोशिश की तो। कशिश ने अच्छा खासा लिताड़ के रख दिया। यामीन का इसका यूं हक जिताना बहुत भाया, जबकि इस डॉक्टर का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। चले, कशिश ने मुड़ के बहुत प्यार से यामीन से पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया। वो भला इसे ना कर सकता था? कशिश का हाथ थामे वो वार्ड बॉय के पास पहुंची और इसे यामीन की बैंडेज करने का बोला और खुद वहीं पास बैठ गई। कशिश डोंट लुक लाइक मी दैट। यामीन ने इसे के मुसलसल देखने पे वार्ड बॉय के उठ जाने पे फौरन इसे टोका और वार्ड बॉय को उठ जाने के फिर फौरन इसे टोका। आप ना आराम से बैठ जाएं अब, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कशिश ने फैसला सुनाया। जब तक दादाजी को होश नहीं आ जाता तब तक कहीं नहीं जा सकता मैं। यामीन ने यकीन से कहा। और इससे चुप को लड़की से भी दूर रहें, इस चिप को लड़की से भी दूर रहें। नजरें इधर उधर फेरती हुई यामीन को बहुत अपनी सी लगी। आर यू जेलस? यामीन ने बरगिस से कहा। मैं और जेलस अपनी तरफ इशारे कर कहीं हो ही ना जाऊं, कहीं कहती वो बाहर निकली। यामीन भी इसके पीछे बाहर तक आया। वो रात दोनों ने दादाजी के पास ही बसर की। सुबह तक दादाजी को होश आ गया था। दोनों ने शुक्र का कलमा पड़ा। दादाजी ने आंखें खोलते ही इनको अनजान नजरों से देखा। कौन हो तुम लोग? दादाजी के चेहरे पर परेशानी थी। दादाजी मैं आपकी कशिश कशिश ताजा जी के अल्फाज सुन मरने वाली हालत हो गई। दादाजी की नजरों में जबान ही बंद की थक गई हैं बोल बोल के। दादाजी की नजरों में अजनबी पान था। डॉक्टर की आमद भी इन दोनों को आईसीयू में से बाहर निकाला। दादाजी कशिश के आंसू फिर बहने लगे। वो ठीक है कशिश, डोंट वरी। यामीन ने इसे हौसला दिया तो पलटती इसकी कुशादा सीने से जा लगी। यामीन ने भी इसे अपनी बाहों के सार में लिया, जबकि दूर खड़ी वो डॉक्टर अपनी आंखों से एक आंसू गिरता महसूस कर चुकी थी। आप ही भाई को फ़ोन करें, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? दानी को कुफत हुई। इंतजार करते आ जाएंगे, बिजी होंगे। अनायशा ने टालना चाहा। बंद फ़ोन कर ही ले। दानी ने मुंह बनाया। अनायशा ने मुस्कुराते हाजे को कॉल की, लेकिन कॉल कट गई। दिल को जैसे किसी ने चीर दिया हो। क्या हुआ? हानिया पास आते पूछा। शायद बिजी होंगे, धीमे लहजे में कहा। तभी मैसेज टून बजी। हाजे का मैसेज था। क्या लिखा? जो इतनी प्यारी स्माइल आ गई। हानि ने छिड़ा। कह रहे हैं कि नहीं आ सकते तो हम अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करें। ना करें, वो फिर कभी ज्वाइन कर लेंगे। अनायशा ने तफसील दी। फिर क्या ख्याल है, कहाँ चले? हानि ने दानी को देखते पूछा। जॉय लैंड चलते हैं, वापस सी पे ताज होटल। हाजिक भाई को सरप्राइज देंगे, क्या ख्याल है? दानी ने मशवरा दिया। गुड आइडिया। हानि ने भी इत्तेफाक किया तो अनायशा ने मुस्कुराते हुए इनका साथ दिया। इस वक्त दादाजी मुस्कुरा रहे थे, जबकि कशिश मुंह बसोरे बैठी इनको सूप पिला रही थी। यामीन डॉक्टर के पास था। दादाजी को डिस्चार्ज करके घर लेके जाना था। मेरी शहजादी क्यों मुंह बना के बैठी हैं? दादाजी ने इसे छेड़ा। दादाजी एक लम्हे के लिए तो आपने डरा ही दिया था, जब आपने कहा था कि आप जानते ही नहीं। कशिश ने मुंह बनाया। मैंने सोचा छोटी सी शरारत ही की जाए। दादाजी ने मुस्कुराते कहा। मेरा दिल कितना डर गया था पता है आपको? कैसे हैं आप बाब? यामीन ने अंदर आते ही फिर से वही सवाल दोहराया जो वो सुबह से बस बोले जा रहा था। अरे बेटा ठीक हूँ, इतनी जल्दी नहीं पीछे छोड़ने वाला जब तक अपने पड़ पोते नहीं देख लेता। हंसते हुए कहा। कशिश का दिल ही धड़कना भूल गया। पलट के दादाजी को देखा। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे दादाजी, ऐसा ना कहें। यमीन पास बैठते रंजीदा हुआ। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश सलामत रखे। इन्होंने बहुत प्यार से इन दोनों को देखते कहा। आप बहुत बहादुर हैं दादाजी। कशिश भी दूसरी तरफ बैठते बोली। मेरे बच्चे भी बहादुर है ना? दादाजी ने इससे भी प्यार से कहा। अब घर जाना है, डिस्चार्ज मिल गया है। या हो? कशिश खुशी से दादाजी के साथ गले लगी। क्या हुआ? यामीन भाई ने फ़ोन उठाया। दावर परेशानी से बोला। हाँ हो गई है बात, वो आ रहे हैं एंड दादाजी महफूज हैं। हाजिक ने खुशी से कहा तो सब ने शुक्र का कलमा पड़ा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुफरीदा मेरी ही वजह से यहाँ आई और ये रीज़ा इसे भी मैंने ही यामीन की ज़िंदगी में शामिल किया। सब मेरी गलती है यार। सब अफसुर्दा होते बोले। बड़े बाबा जो होना था हो गया, अब आप प्लीज़ टेंशन ना लें। फरीदा और इसकी बेटी अपने अंजाम को पहुंच गई हैं। अब अलीज़ा को भी जन्म वासिल करने वाला आ रहा है। समीर ने हयात साहब का हाथ थामते कहा। तो इन्होंने एक नज़र सबको देखा। ये इनकी फैमिली थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी। वो आज खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहे थे। प्लीज़ अंदर आ जाओ, कोई इस चुड़ैल ने दिमाग खा लिया है मेरा। किरण ने बाहर आते सर पकड़ते कहा। समीर मुस्कुराता हुआ इसके साथ इसकी रूम की जाने बढ़ा, जहाँ अलीज़ा को बंद किया हुआ था। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, तुम सबको मार डालूंगी, बहुत पछताओगे तुम सब। अलीज़ा हैज़ानी अंदाज में चिल्लाई। मुंह पे टेप लगाते हैं तभी चुप होगी। समीर ने इसका मुंह टेप से बंद कर दिया। वो बहुत छटपटा रही थी। क्या हुआ? दावर अंदर आया। अब सब अंडर कंट्रोल है। समीर ने हाथ झाड़ते कहा। ये क्या किया है? इसका मुंह नाक दोनों बंद कर दिए, वो मर जाएगी। और दावर अलीज़ा को छटपटाता देख परेशान हुआ।
हंस कम जहां पक, समीर मुतमईन सा बोला। दावर ने आगे बढ़ के इसकी नाक से टेप हटाई। पागल हो गए और मर गई तो पुलिस केस बन जाएगा। ये कानूनी मुजरिम है, सारे सबूत हैं इसके खिलाफ और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी, लेकिन तुम क्यों अपना हाथ गंदा करते हो? दावर ने समझाया। ये फिर से आज़ाद हो जाएगी और साजिशें करेगी और फिर से हमें तकलीफ पहुंचाएगी, समीर ने गुस्से से कहा। दावर भी इसकी बात पे चुप हो गया क्योंकि वो सही कह रहा था। डोंट वरी, इसका मुस्तकिल इलाज करेंगे भाई। भाई यू यमीन की आवाज़ पे वो तीनों चूके। भाइयों, यमीन की आवाज़ पे वो तीनों चूके और मुड़े। भाई दोनों भागते यमीन के गले। आप ठीक है ना भाई? और दादाजी? दावर ने छूटते ही कहा। हाँ। यमीन कहता। अलीज़ा की जाने बड़ा कशिश भी यमीन के पीछे आई। किरण ने बढ़ के इसे गले से लगाया। यमीन ने एक चेयर खींची और अलीज़ा के सामने बैठा। सिर्फ एक रात तुम्हें मीरविला में भारी पड़ गई और तुम पूरी जिंदगी ये रहने का ख्वाब देखती हो। यामीन ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। अलीज़ा की नज़रों में नफरत थी। मना किया था कि मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। आप सब से पहले इसे तलाक दें। कशिश ने दांत पीसते कहा। यामीन ने एक नज़र कशिश को देखा और हकारा से अलीज़ा को देखा। 3 साल पहले ही दे चुका हूँ, बीवी नहीं है ये मेरी। यामीन ने इन सब पे बम फोड़ा, जबकि कशिश के मन में तो लड्डू फूटे। मतलब मेरी यामीन सिकंदर मेरा है, पूरे का पूरा मेरा है। और वो खुशी में क्या बोली इसे खुद भी अंदाजा ना हुआ। जबकि सबकी नज़रें इसकी जानिब उठी तो सटपटा गई और नज़रें फेर ली। यामीर ने समीर को इशारा किया कि वो अलीज़ा के मुंह से टेप हटा दे। समीर ने आगे बढ़ के अलीज़ा के मुंह से टेप उतारी। बहुत पछताओगे तुम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। टेप हटते ही वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। इससे तो मुंह पे टेप लगी ही ठीक थी, इस चुड़ैल के। समीर ने मुंह बिगाड़ के कहा। बहुत शरारती हैं यार, बहुत इन पाउंडेंग इन कजन्स में। मुंह बंद करो अपना। यामीन ने ऊंची आवाज में से डांटा तो वो एकदम चुप हो गई। कुछ पल के लिए वहां एकदम ही खामोशी छा गई। मना किया था मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। समीर इसे लेके बाहर आओ, यमीन ने उठते हुए गुस्से से कहा। तो समीर फौरन हुक्म बजा लाया और खींचने वाले अंदाज में इसे बाहर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सभी हाल में जमा हो गए। ये यहाँ या साहब कलीजा को यहाँ देख सख्त हैरानी हुई। मीर विला की मालकन बनने के ख्वाब देखती यहाँ आई थी ये कल। यमीन ने इतला पहुंचाई और अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गई। इसे भी पुलिस के हवाले कर दो। या सब सख्त गुस्से हुए। हाँ कर दूं। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पुलिस के हवाले करके मुझसे बच जाओगे? कभी नहीं, एक एक को मार डालूंगी सबको। अलीजा के हाथ बंधे थे लेकिन जबान की जोर वो दिखाई जा रही थी। सवेरा बीबी ने आगे बढ़ के एक जोरदार तमांचा इसके मुंह पे मारा। तुम जैसी औलाद से तो अच्छा है मेरा भाई बे औलाद ही रहता। वो दुखी हो रही थी। कम आप भी नहीं, जिस तरह आप करती हैं ना साजिशें वही करूंगी मैं भी। भतीजी तो आप ही की हूँ, असर तो होगा ना। अलीजा ने बिना लिहाज के जवाब दिया। हाजिक वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? इस लड़की की मजीद पर यहाँ बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो गया है। यमी ने दांत पीसते अलीजा को देखते कहा। बस आने वाले हैं इसके रिश्तेदार इसे लेने। हाजिक ने भी दोबारा काल मिलाते कहा। जहाँ चाहे मर्जी भेज दो, लौट के आऊंगी और तब कोई नहीं बचेगा। अलीजा ने भी दांत पीसते कहा। मैं इंतजार करूंगा। यमीन ने भी इसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा। इतने में बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। लो जी आ गए। हाजिक ने कहा। इसी असला में 2 खवातीन और 2 मर्द अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक हाजिक की जानिब बढ़ा। कहाँ है वो पागल लड़की? वो रही। हाजिक ने इशारा किया। अलीजा घबराई। क्या क्या मतलब? वो सख्त गड़बड़ाई। चलो एक मोटी और सख्त जिसामत की औरत ने अलीजा को पकड़ के आगे किया। कौन कौन हो तुम? अलीजा इनको देखते घबरा के बोली। तुम्हारे ससुराल वाले। वो औरत भी मुंह बिगाड़ के बोली। अलीजा ने यामीन की तरफ देखा। बहुत पुरसकून जगह भेज रहा हूँ तुम्हें, वहाँ रहोगी तो दुआएं देगी। तुम जैसे बहुत मिलेंगे वहाँ तुम्हें, यामीन ने पुरस्कार अंदाज में कहा। अलीजा का दिल बुरी तरह धड़का। पागल खाने भेज रहा हूँ तुम्हें, उम्मीद है वहाँ से निकलोगी तो सीधी इधर ही आओगी, इंतजार रहेगा। कहते यामीन पीछे हटा और इनको अलीजा को ले जाने का इशारा किया। न, न, न नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं, मेरी बात सुनो, ये सब एक साजिश है। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं। वो रोते हुए चिल्लाई। हर पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं। अब ड्रामे बंद करो और चलो। इस औरत ने अलीजा को कमर पे एक धमोका दिया। अलीजा का तो मानो सांस ही रुक गया। सच सच में मैं पागल नहीं। अलीजा की आंखों में आंसू आ गए। एक हसरत भरी नजर दादाजी पे डाली। वो अभी बब्बर के सारे वहां आए थे और सब जान गए। प्लीज़ दादाजी मैं पागल नहीं हूँ। वो रोते हुए इनको पैरों में बैठ गई। मुझे ना ना भेजे वहाँ प्लीज़। बेतहाशा रो रही थी। दादाजी का दिल पसीज गया। इन्हें अलीजा के आंसू दिल पे लग रहे थे और जो बात इन्हें अलीजा को नहीं बचाने पर मजबूर कर रही थी वो इसके बारे में अभी किसी से कह नहीं सकते थे। यामीन इसे माफ़ कर दो। दादाजी के अल्फाज सभी दम बखुद रह गए और हैरत से दादाजी को देखा। नहीं दादाजी, इसे माफ़ करना मतलब इसे दोबारा मौका देने कि ये मेरी फैमिली को तकलीफ पहुँचाई। ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यमीन का लहजा मजबूत था। सभी ने अब की बार सवालिया नजरों से यामीन को देखा। 3 साल पहले ये तलाक लेके जा चुकी थी, किसी और से निकाह भी कर लिया इसने, लेकिन बहुत कम अरसा ही खुशियां नसीब हुई इसे। वो शख्स इससे सब कुछ लेके इसे पागल खाने छोड़ गया। यामीन ने अलीजा को नफरत से देख के बताया। अलीजा का सर झुक गया। 1 साल तक ये पागल खाने रही और एक दिन मुझे पता चला और मैं इंसानियत के नाते इसे वहां से निकालने की गलती कर बैठा, जो मेरे लिए वबाली जान बन गई। मैंने इसकी जान बचाई और इसने उल्टा मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई। यामीन अब तैश में आ गया।
اس نے اب جان لیوا حملہ کیا، بابا کا بزنس میں لاس کروایا، اس فریدہ نامی عورت کے ساتھ مل کے بابا کو بلیک میل کیا، کشش کو کڈنیپ کیا، بابا کو تکلیف پہنچائی، آپ کو سب کو صرف اسی ایک وجہ سے کہ میں اسے دوبارہ اپناؤں۔ یہ محبت کرتی ہیں مجھ سے۔ یامین کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کشش نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیزہ کو دیکھا جیسے کچا کھا جائے گی، اور اس کے پاس صرف یہی ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں نے ہمارے طلاق کا کسی کو نہیں بتایا۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اس نے، لیکن اب بس میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لے جائیں اسے یہاں سے۔ یامین نے اس آدمی کو دیکھتے کہا، نہیں پلیز پلیز نہیں، آپ مجھے قانون کے حوالے کر دیں، لیکن پاگل خانے مت بھیجیں، وہ بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ علیزہ بہت زیادہ رونے لگی۔ ڈرامہ کر رہی ہیں، سمیر نے دھیرے سے کشش کے کان میں کہا۔ یامین چھوڑ دو اسے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا جی نے یامین کو سختی سے کہا۔ یہ دادا جی کو باہر کون لایا؟ کشش نے دانت پیسے۔ ببر داور کو بھی غصہ آیا، سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ اس سے سلو موشن ببر کی تو آج خیر نہیں۔ کشش نے دانت کچکچاتے ببر کو سختی سے گھوری سے نوازا۔ ببر نے پہلو بدلا، یہ ہمیں یوں گھور رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں ان سے گھبرایا۔ دادا جی نہیں، یامین نے نفی میں ساری لایا، اب تم اپنے دادا جی کو انکار کرو گے؟ دادا جی نے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک منٹ میری بات سنیں۔ کشش بیچ میں بول پڑی اور یامین کا ہاتھ تھاما۔ آپ دادا جی کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہمیں علیزہ چبا کے کہا، ایک موقع اور دینا چاہیے۔ کیوں دادا جی؟ یامین کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے معصومیت سے دادا جی کو دیکھتے اس نے کہا۔ یامین کو لگا اب پھر سے اس کے دماغ میں کوئی کہانی پل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی، اسے پاکستان سے باہر جانا ہوگا۔ یامین نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ مجھے منظور ہے، علیزہ کی جان میں جانا ہی۔ پاگل خانے سے آئے لوگ واپس جانے لگے کہ کشش نظر بچا کے ان کے پیچھے گئی اور انہیں سب سمجھا کے واپس آ گئی۔ یامین وہاں سے جا چکا تھا۔ دادا جی کو ببر اندر لے کے جا رہے تھے، سبھی وہاں سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ علیزہ کو واپس وہیں بند کر دیا تھا جہاں وہ پہلے تھی۔ اسے کھول کے آزاد کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ باقی کا کنگ وہیں برجمان تھا، اور اب گول میز کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ سربراہی قیادت کشش نے سنبھال رکھی تھی، اور پھر وہ ایک پلاننگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ علیزہ کو نیند کی دوا دے کے خود بھی اپنے اپنے روم کی جانب بڑھے۔ کشش روم کی جانب آئی تو یامین کو روم میں نہ پایا۔ خاموش قدموں سے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ یامین کی آواز پہ وہ آنکھیں بند کیے وہیں اپنی جگہ تھمی اور گہرا سانس خارج کرتی یامین کی طرف مڑی، جو بہت اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی طرف بات سننے کا منتظر تھا۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ حاذق نے عنائشہ کو آج کی ہوئی ساری بات بتائی تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ یقین نہیں آتا لوگ اپنے فائدے کے لیے کس حد تک خود کو گرا لیتے ہیں۔ عنائشہ کو حقیقتاً علیزہ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ دادا جی کو نہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کرتے۔ دادا جی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ حاذق کو ابھی بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ عنائشہ نے بھی سوچتے اس بات میں سر ہلا دیا، اب وہ اسی گھر میں ہے، نہ جانے اب وہ آگے کیا کرے گی۔ عنائشہ کو فکر ہوئی، کشش ہے نا، وہ سب سنبھال لے گی۔ حاذق مسکرایا، ہاں ضرور، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ عنائشہ کے چہرے پہ بھی کشش کے ذکر پہ اسمائل آ گئی۔ اس کا احسان جو اس نے مجھ پہ کیا ہے بنا کسی قرض کے، وہ ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ حاذق دھیمے لہجے میں بولا تو عنائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اور نظریں جھک سی گئی۔ وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ عنائشہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ حاذق نے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے واپس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حاذق کی آنکھوں میں دیکھنے کی صحیح وہ نہ کر سکی، کتنے جذبے ہلکورے لے رہے تھے، وہ کہاں تاپ لا سکتی تھی۔ وہ کافی پئیں گے آپ کے لیے لینے؟ عنائشہ سے بات نہ بن پا رہی تھی۔ مجھے کافی کی طلب نہیں، انا گھبیر لہجے میں کہتے اس نے عنائشہ کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ عنائشہ کی پلکیں جھک گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اپنی ہاتھ کی پشت پہ عنائشہ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو حاذق کو بے چین کر گیا۔ حاذق آپ واقعہ میں بہت اچھے ہیں، میں نے اتنا کچھ کیا آپ کو بنا کسی وجہ کے، آپ سے دور بھی ہو گئی، آپ کو محبت میں اتنا تڑپایا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ عنائشہ نے سچے دل سے کہا۔ کس نے کہا معاف کر دیا؟ حاذق نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، مطلب عنائشہ کو دل کو کچھ ہوا۔ حاذق شمریز نام ہے میرا، بدلہ تو میں نہیں چھوڑتا ہوتا۔ عنائشہ کو تو چپ ہی لگ گئی، ہدہ سے حاذق کو دیکھے گئی۔ اب اگر رونا بند ہو گیا ہو تو کافی پلا دو، حاذق نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو عنائشہ فوراً اٹھی۔ حاذق نے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کے آنکھیں موند لی، اس کے چہرے پہ ایک بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کشش نے اپنا اعتماد بحال کرتے پوچھا۔ کشش، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کشش نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے یامین نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے میں پوچھا۔ کشش نے لمبی سانس خارج کی، کوئی پلاننگ نہیں کی، بس اب شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو کون پلاننگز کرنے لگی، میں خواہ شک نہ کیا کریں۔ کشش نے ٹالا، لیکن یہ سامنے بھی یامین سکندر تھا۔ کشش کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ کشش، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، میں علیزہ کو کسی صورت معاف کرنے والا نہیں، اور تم نے بیچ میں آ کے میں بیچ میں آئی، کیا مطلب آپ کا؟ کشش نے یامین کی بات ٹوکی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ یامین نے لمبا سانس خارج کرتا سخت سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے کشش کی فکر ہو رہی تھی اور وہ کیا کرنے والی تھی، اس سب کے برعکس وہ جانتا تھا علیزہ کتنی خطرناک ہے۔
اور وہ کشش کی کوئی ہم بھی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میر یامین سکندر آپ کے نادر شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے کہتی وہ استفا گئی تو ٹھیک ہے، اب تم یہیں رہو گی، اسی روم میں بند، باہر نہیں نکلو گی جب تک کہ علیزہ باہر ملک جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا، تم اس روم سے باہر نہیں آؤ گی۔ یامین کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ اوکے نیور مائنڈ، مسکراتے ہوئے کشش نے کہا، اور بات ترکی جواب جانب بڑھ گئی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ یامین کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ جانتی تھی جو اس نے کرنے کا سوچا ہے یامین اس میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سارا پلان ہی الٹ دے گا۔ خاموشی سے بستر پہ جا کے کمفرٹر منہ تک لپیٹے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یامین وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہ گیا۔ کشش کے منہ سے کچھ بھی نکلوانا آسان نہ تھا، لیکن یامین نے بھی اسے قابو رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اس سے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی خود بھی تھکا تھا، سونے کی تیاری کو ہی ترجیح دی۔ یامین کو بستر پہ لیٹتے ہی سوچوں نے گھیر ڈال لیا اور وہ نیند کی وادی میں کھونے لگا۔ کشش نے رخ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اسے اب اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ یامین نے اس کا اپنے قریب ہونا محسوس کیا تو اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا مزید قریب کر گیا۔ ایک مسکراہٹ نے کشش کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میرو، دل سے اسے دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں مونتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کشش سو جاؤ۔ یامین کی آواز پہ اس کی آنکھیں واہ ہوئی، کیا یہ جاگ رہے ہیں؟ کشش کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا، اتنی بھی کیا جلدی تھی، سونے تو دیتی، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، آپ جاگ رہے ہیں؟ دھیرے سے اس کے کان میں کہتی ہوئی اسے اکسا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں نم وا کی اور اسے گھورا، سوتی ہو یا دھمکی دی جو کاریگر ثابت ہوئی، اور کشش نے فوراً آنکھیں بند کی۔ کھڑوس زبان پھر بھی اس کی نہ چپ ہوئی۔ یامین نے اسے زور سے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا کہ اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گردن اٹھا کے اسے دیکھا، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناراضگی سے کہا، ارادے تو تم میرے ابھی جانتی ہی نہیں، جب جان جاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ لہجے کا گمبھیر پن کان کی لو کو چھوتا اس کے لب کشش کی تو بولتی بند ہو گئی۔ اس نے اب کی بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں بند کرتی دل کو سنبھالتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کی اور مطمئن ہوتے خود بھی آنکھیں موند لی۔ حاضر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مدیحہ کی مما مجھ سے آپ کی مما کے روم میں کیوں ملی؟ کافی کا خالی مگ اٹھاتے وہ سوچتے ہوئے بولی، پیسہ، سب پیسے کا کھیل ہے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مدیحہ کے قریب کرنا چاہتی تھی تاکہ میں مدیحہ کو اپنا لوں اور تمہیں بھول جاؤں۔ حاضر نے عنائشہ کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کو تو اچھا خاصا سنبھال لیتی نا؟ عنائشہ نے منہ بنایا، ہاں سنبھالنے والی تو بہت مل رہی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو تمہارے پیچھے ہی خوار ہوئے جا رہا تھا۔ حاضر نے اس کا ہاتھ تھام اپنے دل کے مقام پہ رکھا، کچھ زیادہ ہی نہیں رومانٹک ہو رہے آج؟ عنائشہ نے میٹھی نگاہوں سے شور کو دیکھا، آپ موقع دیں محترمہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے۔ عنائشہ کو اپنے قریب کرتا وہ مسکرایا، جبکہ عنائشہ کے چہرے پہ بھی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی، مشکلات تو آئی تھی لیکن آزمائش تو بہت محبت کے لیے شرط لازم ہے، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی آزمائش میں پورا اترے تھے اور ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں کر پاتا، بس انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دادا جی کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ آپ نے آج مجھ پہ جو احسان کیا وہ میں آپ پہ نہیں خود پہ کیا ہے۔ عالیہ بہو، وہ عزیز میرا بیٹا ہے، کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، وہ مشکل میں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس علیزہ نے ہی کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی، فکر نہ کریں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ کل ہی یامین سے بات کرتا ہوں، آپ فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا۔ عالیہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے انہیں تو مطمئن کر گئی لیکن خود کی بے چین طبیعت کو سمجھ نہ پائے، دل اپنے بیٹے عزیز کے لیے بے انتہا پریشان ہوا، اللہ اس کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا گو ہوئے۔ عالیہ بیگم کے مرے سے نکلنے کے بعد وہاں کھڑے داور کے تو مانو قدم ہی جم گئے۔ وہ جاسوسی کرنے آیا تھا اور عزیز صاحب کے غائب ہونے کا سن کے تو وہ ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ کشش یامین آنکھیں ملتا اٹھا لیکن کشش کو وہاں نہ پایا تو اٹھ بیٹھا، یہ کہاں چلی گئی؟ پورا روم چیک کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ فریش ہوتا وہ باہر نکلا تو سامنے ہی وہ سب ایک ساتھ سر جوڑے نظر آئے، ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو گئی تو ان کے ساتھ کچھ برا۔ داور پریشانی سے بولا، کس کو کچھ نہ ہو نہ جائے، کسی کی بات کر رہے ہوگے؟ امین نے پاس آتے سب کو چونکا دیا، بھائی سمیر یامین کے گلے لگا اور آنکھیں نہ چاہتے ہوئے آنسوؤں سے بھر گئی، ہوا کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ یامین کا دل دھڑکا، داور نے رات والی ساری بات یامین کے گوش گزار کر دی، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی اور میں کیسے ان سے لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ یامین کو خود پہ غصہ آیا اور موبائل پہ جلیل کو کال کی۔ جلیل بھی جیسے انتظار میں تھا، فوراً کال اٹھائی، جلیل مجھے چھوٹے بابا چاہیے، ہر حال میں صحیح سلامت۔ جلیل کو ساری بات بتا کے آرڈر بھی جاری کیا، سر بس کچھ دیر میں ہی ان کا پتہ لگا کے بتاتا ہوں، ان کا فون نمبر سینڈ کر دیں۔
जलील ने फुर्ती दिखाई। अब तुम सब मुंह क्यों लटका के खड़े हो? यामीन को सब चुप से अच्छे ना लगे। बाबा को कुछ समीर धीमे से बोला, कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो? यामीन ने इसे हौसला दिया तो सभी कुछ हद तक मुतमईन हुए। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना करो। और तुम इनसे कहते वो कशिश से मुखातिब हुआ तो इसने सवारी की नजरों से इसे देखा। रूम में आओ कहते वो वहां से अपनी रूम की जाने बढ़ा। तो इन सबको आती हूँ कह के जमीन के पीछे गई। इसके अंदर आते ही यामीन ने दरवाजा लॉक किया। किस से पूछ के सुबह सुबह आप उठ के बाहर गई? यामीन को गुस्से में देख कशी थोड़ा गड़बड़ाई। मैं समझी नहीं आपकी बात। आइंदा मेरे उठने से पहले आप रूम के अंदर रहेंगी, समझी आप? यामीन गुस्से में तो था ही। आज आप कह के मुखातिब कर रहा था कशिश को, छनपा हुआ इसमें क्या लाजिएगा? कशिश के माथे पे बल पड़े। कशिश अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। हमारे बीच रिश्ता बदल चुका है, इसे समझो। और क्या रिश्ता बदलने से इंसान भी बदल जाता है? कशिश ने बात काटी जो यामीन को बुरा लगा। इंसान बदले या ना बदले, इसके जज्बात बदलते हैं, एहसास बदलते हैं। हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते को भी अहमियत देनी पड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि सब मैं तुम्हें समझाऊं। यामीन ने एंड पे इसे डपटा तो वो मुंह बगाड़ के इसे देखने लगी। आप मुझे डांट रहे हैं तो और क्या करो? बीवी हो तुम मेरी। मैं चाहता हूँ सुबह उठो तो तुम मेरे पास हो, मुझे पता हो कि तुम कहाँ हो, ना कि मुझे तुम्हें ढूंढना पड़े। परवाह करता हूँ तुम्हारी और चाहता हूँ कि तुम भी करो। इसके पास होता वो अब की बार धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला। वो इसे बिना पलक झपके देखे गई। हर शोर की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बीवी के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, सबसे ऊपर। वो इसे साफ लफ्ज़ों में समझाने लगा। आपसे कहा था अभी रुख से ना करें, शायद मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती। कशिश की आंखें नम हुई। जमीन ने इसे सख्त घूरी से नवाजा और सर झटकता बाहर निकलने लगा। कशिश ने इसका हाथ थाम लिया। मैं कोशिश करूंगी आपको शिकायत, वो धीमे लहजे में कहती। यमीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। यमीन ने शहादत की उंगली से इसका चेहरा ऊपर किया। इसमें रोने की क्या बात है? क्या मेरा कोई हक नहीं तुम पर? इसके करीब होते प्यार से पूछा। मैंने ऐसे कब कहा? न रूठेपन से बोली कशिश। मुझे तुम में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसी रहो, लेकिन बस इतना चाहता हूँ। यमीन ने गहरा सांस लिया। इसे समझ ना आया कि किस तरह इस पागल लड़की को अपनी फीलिंग्स समझाए। खैर छोड़ो, उदास मत। तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा हूँ। जमीन ने अपनी गलती मान ली है तो अच्छी बात है ना? कशिश ने मुस्कुराते कहा। रैली यमीन को इस बात पे खुशगवार है। तो कशिश मेरी पोजीनेस अभी तुमने देखी कहाँ है? पोजिशनेस, सॉरी, कशिश मेरी पोजेसनेस तुमने देखी कहाँ है? इसे अपने बाजुओं को घेरे में लेता गंभीर लहजे में कहा। तो वो पूरी तरह सरपटाई। आपको जाना नहीं? कशिश ने आंखें चमकाते पूछा। इस वक्त मोबाइल पे जलील की कॉल आती देखो। इसे रिसीव करता है लम्बे को चुप सा हो गया। ठीक है मैं आता हूँ। यमीन के लहजे में परेशानी थी। मुझे अभी जाना होगा। अपना मोबाइल और वॉलेट उठाता जिलक में वो बाहर निकला। सब ठीक है ना? मैं भी आपके कशिश पे जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, अलीज़ा पे कड़ी नज़र रखना। इस बारे में इसे ऐसे सजा दूंगा कि वो यामीन सख्त गुस्से में बिना बात मुकम्मल के बाहर निकलता चला गया। कशिश ने इसकी सलामती और कामयाबी की दुआ दी। मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। आज़िक ने अनायशा को देखते प्यार से कहा। वो जो दानी और हानि के साथ महव गुफ्तगू थी, आज़िक के गुनगुना के कहने पर सटपटा के इसे देखा और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। हमें लफ्ज़ों की बात समझ आती, इशारों की नहीं। बहुत मासूमियत से और प्यार भरी नज़रों से अनायशा पे टिकाते हुए इसे अच्छा खासा जिच कर गया था। आज इसने ऑफिस से छुट्टी की थी। इन तीनों के साथ मिलकर आज घूमने का प्लान बनाया था। दानी और हानि दोनों ने होटिंग की तो अनायशा ने वहां से उठ जाना ही मुनासिब समझा। क्या भाई आपने आप ही को ही भगा दिया? हानि ने मुंह बनाया। यार मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही भाग गई। हाजिक ने हाथ खड़े किए। चलो तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं आपकी आप ही जान को बना के लाता हूँ। हाजिक ने कहा और खुद उठता अनायशा के पीछे रूम में आया जो मोबाइल के साथ लगी थी। हाजिक ने पास आते मोबाइल ले लिया। अनायशा को इसका यूं मोबाइल लेना बुरा लगा। क्या हाजिक आप ही ना मुंह बनाया? क्या हुआ? कोई खास बात कर रही थी किसी से? हाजिक को भी इसका अंदाज कुछ भाया ना। क्या कहना किसी से? कशिश का मैसेज आया था, हाल वगैरह पूछ रही थी। और अनायशा ने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी। और क्या? हाजिक मुतजस्सिस हुआ। और ये कि आप यामीन सर के साथ हैं या नहीं, यही पूछ रही थी। अनायशा ने उठते हुए कहा। यामीन मतलब यामीन घर नहीं? हाजिक यामीन के लिए बेचैन हुआ और इसे कॉल करने लगा कि अनायशा ने मोबाइल ले लिया। हाजिक ने हैरानी से इसे देखा। ऐसा ना देखें, आज आप छुट्टी पे हैं और आपका सारा दिन मेरे साथ गुजारने का प्लान है। अनायशा ने हक जताया। आई नो अना, लेकिन यामीन से बात तो करने दो, वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। हाजिक ने हाथ आगे बढ़ाया। नो ना नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी जा रहे हैं और आपका आज बिल्कुल कोई और काम नहीं सिवाय हमें टाइम देने के। अनायशा कहते इसके करीब हुई और बहुत मीठी मीठी नज़रों से देखते श्री अंदाज में कहा। हाजिक के चेहरे पे भी स्माइल आ गई और हाथ बढ़ा के इसे अपनी बाहों में भरा। अब आप इतना मजबूर कर ही रही हैं तो बंदा हाजिर खिदमत सर तस्लीम खम किया। फिर चलें? फिर अना की आंखें चमकी तो हाजिक ने इस बात में सर हिलाया। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ट्रेले के नीचे एक आदमी आ गया था और शक था कि वो मीर फैमिली में से कोई ना हो। यामीन दिल थाम के वहां पहुंचा। लाश का चेहरा मस हो गया था, पहचानने के काबिल तक ना था। यामीन का दिल
दिल ना माना कि वो अजीज साहब हो सकते हैं। ये नहीं, अजीज अंकल, इंस्पेक्टर को लड़खड़ाते लहजे में कहा। हो सकता है लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, देखते हैं, इंस्पेक्टर ने पेशवराना अंदाज में कहा। इस लाश के पास से ऐसा कुछ भी बरामद ना हुआ कि यकीन से कहा जा सकता है कि वो अजीज है। यामीन ने जलील को कॉल मिलाई, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। यामीन हैरान था, इसे यहाँ का कह के वो खुद क्यों नहीं आया। मेरे हाथ खोलो, अलीजा ने दांत पीसते कहा। कशिश ने घुरी से नवाजा। मुझे वॉशरूम जाना है, गहरा सांस खारिज करते अलीजा ने अपनी मुश्किल बयान के रोक नहीं सकती। कशिश ने बर्गिस्ता कहा। किरण ने इसे टोका मारा। कहा से जाने दे ना, ये वहां सिर्फ चक्कर हो गई तो। कशिश को इस पे एतबार रहा था। यार मुझे जाने दो, आई कांट कंट्रोल, अलीजा ने मुंह बनाते कहा। प्लीज कशिश, इसे भेज दो, नहीं तो। किरण ने डराया। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, शहजादियों की तरह कहते कशिश ने इसके हाथ खोले और फौरन इन दोनों को घुरती वॉशरूम घुसी, जबकि कशिश ने घड़ी पर टाइम देखा। इतने में समीर की कॉल आई कि वो ताज होटल जा रहे हैं, दादाजी ने कुछ फाइल्स मंगवाई हैं, और कशिश वहीं सुनने लगी। अलीजा बाहर आई तो किरण को अपना मुंतजिर पाया। पास जोर से किरण के सर पे मारा तो इसकी चीख बुलंद हुई। कशिश वापस पड़ रही। इतने में अलीजा ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और खुद बाहर की तरफ भागी। कशिश ने खुद को संभाला, लेकिन अलीजा के पीछे जाने के बजाय इसने किरण की तरफ बढ़ी। इसके सर से खून का फुवारा फूटा था। अलीजा बहुत आराम से छुपती छुपाती गेट तक पहुंच चुकी थी, और बहुत आराम से वो गेट कीपर के भी पीछे से सर पे वार करती से बेहोश कर चुकी थी। अब वो मजे से खड़ी मुड़ती एक नफरत भरी नजर मीर विला पे डाली। यामीन सिकंदर, मीर विला की सिक्योरिटी हूँ माई फुट, नफरत से कहती वो गेट से बाहर निकलती चली गई। किरण किरण आंखें खोलो, छोटी मम्मा, सवेरा मम्मा, प्लीज कुछ जल्दी आओ, कशिश ने रोते हुए पुकारा और किरण को संभालने लगी। वो नीचे गिरती बेहोश हो चुकी थी। दावर जो वहीं आ रहा था कशिश के पास सुनता फौरन भागा। अंदर आते किरण को जख्मी हालत में देखते इसका दिल दहल गया। क्या क्या हुआ? वो भी किरण को देखता कुछ बोल नहीं पाया। दावर जल्दी करो हॉस्पिटल, कशिश ने रोते हुए कहा। दावर दिल संभालता किरण को उठाए बाहर भागा। कशिश भी इसके पीछे भागी। जलील को मुसलसल कॉल कर रहा था, लेकिन वो ना कॉल नहीं उठा रहा था। इतने में यामीन के मोबाइल पे असफंद की कॉल आई। सर वो मीर विला से निकल गई है। असफंद ने गाड़ी में बैठे अलीजा को मीर विला से निकलते देखा तो यामीन को कॉल की। डैम असफंद, इसका पीछा करो, आई होप कि इसने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। यामीन ने फौरन कहा और खुद गाड़ी में बैठता गाड़ी घर की जाने मोड़ चुका था। वो घूम फिर के इस वक्त ताज होटल पहुंच चुके थे। सर मैन्यू वेटर मुस्कुराता हाजिर के पास आए। इन्हें दो जो ये पसंद करे। हाजिर ने ना की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते कहा। वो तीनों मिल के ऑर्डर करने लगे कि तभी हाजिर को समीर दिखाई दिया। एक्सक्यूज मी, हाजिर उठता इसके पास पहुंचा। वो जो उजरत में जा रहा था हाजिर को देखता रुका। क्या वो सब ठीक है ना समीर? सलाम दुआ के बाद हाजिर ने उलझते हुए इसे देखते पूछा। समीर का दिल किया इसे सब बता दे, लेकिन यामीन ने मना किया था। आज शादी के बाद पहली दफ़ा वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ऐसे में यामीन ने मना किया था कि इसे कुछ ना बताया जाए। हाँ हाँ भाई सब ठीक है, ये फाइल लेने आया, दादाजी ने मंगवाई है, समीर ने तफसील दी। हूँ यमीन कहाँ है? हाजिर ने समीर को जाने के लिए पर तोलते देखा तो पूछ बैठा। जी वो मालूम नहीं, समीर झूठ बोलते नजरें चुरा गए थे। हाजिर ने इसे ऐसा करते भांप लिया। इसी असला में समीर के नंबर पे दावर की कॉल आई। क्या कौन से हॉस्पिटल में? समीर सख्त परेशान हुआ। मैं अभी आया। कॉल बंद करते वो बाहर निकलने लगा। क्या हुआ समीर, कौन है हॉस्पिटल में? हाजिर ने इसे हाथ पकड़ के रोक लिया। भाई वो किरण, वो जख्मी अलीजा भाग गई, समीर ने जब्त करते कहा। इतनी देर में अना की नज़र भी समीर पे पड़ी, जबकि हानि किन कनखियों से इसे आवाज कर रही थी। रुको मैं भी साथ चलता हूँ, हाजिर ने इसे रोका। नहीं भाई आज नहीं, आप फैमिली, समीर ने मना करना चाहा। समीर तुम सब भी मेरी फैमिली हो, समझे? जस्ट वेट, मैं भी आया। इसे प्यार से डपटे वो अना की जाने बड़ा। आप सब लंच के बाद घर चले जाना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। इन्हें इजलत में कहता वो वापस मुड़ा। इट्स नॉट फेयर, अना ने दुख से इसे देखते कहा। हासिक ने मुड़ के एक शिकवा की ना नज़र इस पर डाली और आगे बढ़ गया। समीर को लिए वो हॉस्पिटल की जाने गाड़ी में बैठता मोड़ चुका था। कैसी हैं आप किरण? समीर ने दावर को देखते ही पूछा। डॉक्टर देख रहे हैं, दावर से बात करना ही मुश्किल हो रहा था। कशिश भी पास ही थी। आते समय सिर्फ समेरा बेगम को ही पता चल सका। दावर और कशिश दोनों किरण को हॉस्पिटल लाए थे। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हाजिर ने तसल्ली दी। कैसे हुआ ये सब? समीर ने कशिश को देखते पूछा। कशिश ने मुख्तसरन समीर को बताया। हद हो गई यार, इतनी लापरवाही, जानते पूछते। समीर को कशिश की लापरवाही पे गुस्सा आया। वो भी हैरत से इसे देखने लगी। ठीक हो जाएगी वो, दावर ने समीर के कंधे पे थपकी दी। लेकिन इसे चोट तो लगी ना, क्या जरूरत थी इसे खोलने की? इतनी हमदर्दी की क्या जरूरत थी भाई? समीर को जब्त करना मुश्किल लग रहा था। दावर ने एक नज़र कशिश को देखा, जिसके चेहरे पे वाज़ेह दुख रकम था। वो खामोशी से बाहर की जाने पड़ गया। अभी जमीर रास्ते में ही था कि असफंद का मैसेज आया। इसने लोकेशन सेंड की। वो वहां पहुंचने को कहा था। कुछ ही देर में मतलूबा जगह पहुंच चुका था। क्या हुआ, किधर है? यामीन ने ही असफंद की गाड़ी को देखते मोबाइल पे कॉल करते पूछा। सर वो इस सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई हैं। यामीन ने बिल्डिंग पे नजर दौड़ाई। ये तो काफी बड़ी है, काफी कहाँ ढूंढे इसे? यामीन के माथे पे बल पड़े, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से ना था। दोनों ही आगे पीछे एहतियात से बिल्डिंग में दाखिल हुए। फ्लैट के अंदर आते ही अलीजा ने सबसे पहले शावर लिया, कपड़े चेंज किए और आगे की प्लानिंग करने लगी। अब इसे इस जगह जाना था जहाँ इस नजीर साहब को कैद कर रखा था।
यामीन और असफान इसका बाहर ही वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो बाहर आती दिखाई दी, बहुत फ्रेश हुई हुई। यामीन थोड़ा ठटका, ये कहाँ जा रही हैं? असफान ने इसे गाड़ी में बैठते देख कर कहा, गाड़ी इसके पीछे लो। यामीन ने फौरन कहा और कुछ ही देर में वो अलीज़ा का पीछा करते एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। कहाँ है वो? अलीज़ा की एक कुराख्त आवाज़ सुनाई दी। अजीज़ साहब को बहुत बुरी हालत में वहाँ बांध रखा था। यामीन का दिल किया अभी इन्हें आज़ाद करा ली, लेकिन इसे सब्र से काम लेना था। गुड, इन्हें लगा अलीज़ा को पकड़ लिया। हा हा हा, यामीन सिकंदर, अलीज़ा को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हा 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 हा, वो कह के लगाती खुश हुई, जबकि यामीन मुठियां भीजते रह गया। इस असफन पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहा और खुद चुपके चुपके अंदर की जाने मूव ऑन करने लगा। वो हाँ तकरीबन 4 से 5 लोग थे। इन सबके पास असला था। यामीन कोई भी कोताही करके रिस्क नहीं ले सकता था, जबकि अजीज साहब इसके कब्जे में थे। किरण अब ठीक थी, इसे सर पे चोट लगी थी। घर से आलिका का फोन आया था, इन्हें भी मुतमईन कर दिया था। समीर तुम घर जाओ, दादाजी को ये पेपर ज़रूरत होंगे, वो वेट कर रहे होंगे। यहाँ मैं हूँ, देख लूंगा, दावर ने समीर को कहा। किरण की फिक्र सताई। यार मत घबराओ, वो ठीक है। हाजिक ने भी इसकी तसल्ली कराई तो वो स्वाद में सर हिलाता बाहर आया। एक तरफ इसे कशिश बैठी दिखाई दी। समीर का जी चाहा इसे जाके बात करे, लेकिन फिलहाल दादाजी के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी था। वो इसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। कशिश की समीर की पीठ पे नज़र पड़ी तो इसका यूं चले जाना इसे ज़्यादा दुख दे गया। खामोश आंसू फिर से बह निकले। दादाजी ने ज़मीनों के पेपर्स मंगवाए थे। अजीज साहब को किडनैप किया गया था और उनके छुड़ाने के लिए इनसे 50 करोड़ मांगे थे और वो अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। इन्होंने वकील को भी बुलवा लिया था। वो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे बिना किसी को बताए। ज़मीनों के पेपर्स यामीन के लाकर में थे, जो इसके पर्सनल केबिन में थे। इसको एक डुप्लीकेट चाबी दादाजी के पास भी थी। वकील से सारी बात हो गई थी। इस समय इनकी बहू आलिया भी इनके साथ थी। खबरदार, खुद को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अलीजा जो दादाजी को कॉल कर रही थी, पुलिस के आने से सख्त घबरा गई। इसके आदमी पकड़े जा चुके थे और वो भी अब कानून की गिरफ्त में थे। यामीन ने अजीज को असफन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। अलीज़ा का चैप्टर बाद में क्लोज करने का सोचता वो अजीज साहब को लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां किरण आईसीयू में थी। वही कशिश को देख के वो इसकी जाने बढ़ा। कशिश जमीन के पुकारने पे वो जो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी, फौरन इसकी जाने पड़ गई। इसे नम आंखों से देखते वो इसके सीने से जा लगी और रो दी। यमीन ने इसकी हालत देखी तो परेशान हुआ। सब ठीक है ना कशिश? इसका दिल किसी भी अनहोनी के लिए अब मजीद तैयार ना था। कशिश ने नहीं में सारी लाया। वो किरण वहाँ अलीज़ा ने मैंने नहीं किया कुछ भी। रोते हुए वो अपनी सफाई दे रही थी और यही बात यमीन को खटक रही थी। वो रुलाने वालों में थी, रोने वालों में से नहीं थी। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। किरण को यामिनी ने तसल्ली दी तो इसे लगा जैसे इसका अपना ही इसे मिल गया हो। बिना कुछ भी पूछे वो इस पे कितना एतबार करता था। वाकई वो इश्क बेहिसाब करता था। कशिश ने अपने आंसू साफ किए। यमीन कशिश को लिए अंदर की जाने पड़ा, जहाँ हाजिक और दावर भी मौजूद थे। किरण होश में आ गई थी। दावर को इसने अपने पास ही पाया। कैसी हो आप? दावर के लहजे में फिक्र और दर्द नुमाया था। ठीक हूँ, सर पे बैंडेज लगी थी लेकिन अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। जानती हो तुमने डरा दिया था आज। दावर इसके पास आता प्यार से बोला और माथे पे लब रखे। किरण ने एक लम्हे को आंखें मूंदते इसका लम्स अपने दिल पे महसूस किया। दावर के पीछे होते ही इसने आंखें खोली। इन आंखों की चमक को दावर से छुपी ना रही। लव यू लॉट्स। किरण धीरे से जेर लब बोली, लेकिन दावर इसके लबों से अदा हुए अल्फाज समझ गया था। एक प्यारी सी मुस्कान ने इसके लबों का अहाता किया। दरवाजे पे होती दस्तक पे दोनों झुके। यामीन कशिश के साथ अंदर आता दिखाई दिया। कैसी हो पार्टनर? कशिश ने इसके पास बैठते फौरन पूछा। बेहतर हूँ, और ये तुम रो रही हो? किरण ने हाथ बढ़ा के कशिश के आंसू साफ किए। तुमने रुलाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। कशिश ने सर झुकाए धीरे लेकिन नम लहजे में कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती? पागल, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे इरिटेट कर रहे हैं। किरण ने मुंह बनाते कहा तो कशिश मुस्कुरा दी। अलीजा आखिरकार फरार होने में कामयाब हो गई, दावर ने यमीन को बताया। यमीन ने गहरा सांस खारिज किया। वो वही है जहाँ इसे इस वक्त होना चाहिए, यमीन ने हरे हुए लहजे में कहा। मतलब तीनों ही चूंकि वो जेल की सलाखों के पीछे मजबूत ले जाता। इन सबको हैरत का शदीद झटका लगा। लेकिन बाबा वो तो अलीजा के कब्जे में। किरण ने परेशानी होते कहा, फिक्र नहीं करो, वो भी अब सेव है। यामीन ने किरण के पास आते शफकत से इसके सर पे हाथ फिरते कहा, ये सब कैसे? दावर अभी भी समझ नहीं पा रहा था। यामीन ने मुख्तसरन इन्हें सारी बात बता दी। बाबा कहाँ है? किरण को बेचैनी हुई और उठ बैठी। डोंट वरी, इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं, तुम अपनी केयर करो। यामीन ने बड़ेपन से कहा, ये अलीजा का फंडा बंद ही करना पड़ेगा, हमेशा के लिए वबाली जान बन गई। दावर ने सख्ती से कहा, इसका भी अब पक्का बंदोबस्त कर दूंगा। यामीन ने इसे हौसला दिया। इस सब के दौरान कशिश की खामोशी यमीन ने बुरी तरह महसूस की। दादाजी एक बार फिर सोच लें, सब कुछ बेचना मसले का हल नहीं। समीर ने दादाजी के वकील से सारी बात सुनते परेशानी से कहा, बेटा मुझे अपने बच्चों से बढ़ के ये दौलत जायदाद कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपनी जान दे के भी अगर अपने बच्चों की जान बचानी पड़े तो मैं तब भी पीछे ना हटूं। दादाजी के लहजे में एक अज़म था। समीर खामोश सा हो गया। सर यहाँ साइन कर दें। वकील साहब ने दादाजी के आगे पेपर्स रखे। आलिया भी वहीं थी। इनका दिल भी इस सबसे खुश ना था, लेकिन बात मजाजी खुदा को बचाने की थी, इसलिए खामोश थी। समीर के नंबर पे दावर के कॉल ने समीर के अंदर एक नई रूह फूंक दी। इससे पहले कि दादाजी नीलामी के पेपर साइन करते रुके दादाजी
समीर ने फ़ौरन इनके पास आते ही इन्हें रोका। दादाजी ने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। बाबा मिल गए हैं, खुशी दीदनी थी। और आलिया की तरफ देखो, जो ये खबर सुनते ही दिल में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हुई। अलीज़ा भी अब कानून की गिरफ्त में है, वो भी पकड़ी गई हैं। समीर से खुशी का इजहार ही नहीं हो पा रहा था, आंखें भीग गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दादाजी की जान में जान आई। कहाँ है अजीज़ और कैसे हुआ ये सब? दादाजी का अगला सवाल था। समीर ने भी दावर से हुई बात बता दी। दादाजी आज सच में यमीन पे दिल से फ़ख्र कर रहे थे। बाकी तफसीलात इनके घर आते ही पता चलेंगी। वो घर आ रहे हैं। समीर ने खुशी से माँ को भी देखा और दादाजी को भी। बहू जल्दी से तैयारी करो, मेरे बच्चे घर लौट रहे हैं, सदका देना। जी अब्बा हजूर। आलिया आई दिल से ससुर के जवाब पे हामी भरती समीर की तरफ मुड़ी। समीर काले बकरे मंगवाओ, अपने सब बच्चों का आज सदका दूंगी। अल्लाह ने सबको अपनी अमान में रखा। आलिया बीबी बहुत खुश हुई। समीर ने भी आलिया बीबी को गले लगाया। क्या बात है, इतना एटीट्यूड किस बात पे दिखा रही हो? हाजिक जब से घर लौटा था, अना ने इससे बात करना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। जो भी बात करता इग्नोर करती रही। डिनर के बाद जल्दी उठ के रूम में आ गई। हाजिक ने भी दिल मार के चंदना वाले लिए और रूम में आया, जहाँ वो मुंह पे संजीदगी तारी किए मोबाइल के साथ लगी थी। अना हाजिक ने इसे पुकारा, लेकिन इसने फिर भी इग्नोर कर दिया और आखिर इजाज़त चाहते वो गुस्सा कर ही गया। अनाशा ने एक नज़र इसे देखा, जो गुस्से से इसे ही देख रहा था। अना की नज़रें झुक गई, मोबाइल साइड पे रखा और सोने के लिए लेट गए। जिस बात पे हाजिक को मजीद गुस्सा आ गया, आगे बढ़ के इसे बाजू से पकड़ झटके से पकड़ा और बुखला गई। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, हाजिक का सख्त लेजा अना को चुप ही करा गया। मेरा बाजू छोड़े हुए इसकी गिरफ्त में झटपटाई, आंसू भी आंखों में बहने को बेताब हुए थे। हाजिक ने एक झटके से इसे छोड़ा और बालों में हाथ फेरता पीछे होता अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा, जबकि अना अपना बाजू पकड़ के बैठ गई। इसे हाजिक से इस किस्म की शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्का ना थी। आइंदा मत आना मेरे पास, समझी? हाजिक ने उंगली उठा के गुस्से से वार्न किया और मुंह फेरता बाथरूम में घुस गया। अना अपना आंसू साफ करते गुस्से से बिस्तर पर लेटी और कंफर्टर मुंह तक ढाँप लिया। हाजिक बाहर निकला तो ये सब देख इसका गुस्सा मजीद बढ़ा, लेकिन वो जब्त कर गया और लाइट ऑफ करता खामोशी से सोफे पर लेट गया। दोनों के बीच में ही अना की दीवार खड़ी हो गई। अना जो रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती हैं और जब तक समझ आती हैं तब तक सब खत्म हो जाता है, पर कुछ नहीं बचता। अब देखना था अना के बुत पहले कौन गिराता है। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें, कभी अपने घर को देखें। हम खुश हुए हैं, हम खुश हुए हैं, हम खुश हुए। बीरबिला में इस वक्त जश्न का समा था। खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। सबके चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगा रहे थे। दादाजी ने पूरे 10 बकरों का सदका दिया, वहीं समीर ने आतिशबाजी का भी पूरा पूरा इंतजाम किया था। मीरबिला में वही मुस्कुराहटें, खुशियाँ फिर से जाग गई। सभी ने एक दूसरे को माफ़ करते खुशी से गले लगा लिया। वो जान गए थे एक दूसरे के साथ में ही इनकी जीत है और वो जीत गए थे। जुल्म कितना ही बढ़ जाए, एक दिन इसका अंत हो ही जाता है। और वो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। सबने मिलके केक काटा। हयात साहब और दादाजी ने बारी बारी यामीन को गले लगाया। वो बहुत खुश थे, जबकि यामीन कशिश की खामोशी को मुसलसल महसूस करते इस पर नज़र रखे हुई थी, जो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी लेकिन आंखें उदास थी। सबने मिलकर कितने दिनों बाद डिनर एक साथ किया। समीर ने कोई बात की तो कशिश मुस्कुरा भी ना सकी, और इसी एक लम्हे यामीन को महसूस हुआ कि इनके बीच कोई बात हुई है, क्योंकि समीर भी कशिश को कम ही मुखातिब कर रहा था। और अगर दोनों के बीच कुछ हुआ ना होता तो इस वक्त दोनों ने मिलकर मीर वाला को सर पर उठाया होता। किरण को कशिश के इस रूप में छोड़ के खुद भी अपने रूम की जाने बढ़ गई। घर के बड़े अब दावर और किरण की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यामीन भी दादाजी और बाकी सबके साथ वहीं मौजूद था, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा था कि एक लम्हे में वो अपनी कशिश के पास पहुंच जाए। महफिल बर्खास्त हुई तो वो फ़ौरन रूम की जाने बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो वो सामने ही सोफे पे बैठे गुमसुम सी यामीन के आने पे वो ना चूकी। धीरे से इसके पास सोफे पे जा बैठा और इसकी जाने देखा। वो फिर भी सामने कारपेट पे नजरें गाड़े बैठी थी। कशिश धीमे से इसके कान में पुकारा तो वो बुरी तरह डर के पीछे हटी। आपका बाइक गहरा सांस खारिज किया जब तो वो अपने ख्यालों में गुम थी। यामीन ने इसका चेहरा टटोलना चाहा कि आया वो किस बात से परेशान है। नहीं वो तो बस ऐसे ही। कशिश की नजरें झुकी, लहजे में धीमा हुआ, कोई बात है कशिश, मुझे बताओ। यामीन ने इसका हाथ थामते कहा। कशिश ने इसकी तरफ देखा और नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराई। सोच रही थी सब कितने खुश है ना, शुक्र है अल्लाह का सब ठीक हो गया। कशिश ने खुशी से कहा। बिल्कुल आजमाइश की कड़ी थी, सो गुजर गई। यामीन मुस्कुराया, लेकिन कशिश का हाथ ना छोड़ा। और वो अलीज़ा इसका क्या बना, अचानक से याद आया। वो इस वक्त वही है जहाँ इसे होना चाहिए था। यामीन के लहजे में नफरत साफ महसूस। कहाँ? अगला सवाल दागा। यामीन ने इसे गहरी नज़रों से देखा। कशिश की सवालिया नज़रें अभी भी इसी पे थमी थी। वो मजीद कुछ कहते कि यामीन ने इसके लबों पे उंगली रखते इसे चुप करवा दिया। लीव द टॉपिक, जस्ट थिंक अबाउट मी, क्लोज योर आइज एंड फील द मोमेंट। यामीन ने हाथ से इसकी आंखें बंद करते सरगोशी की तो इसका दिल उछल के हलक में आ गया। यामीन कशिश कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। यामीन ने इसे टोका। इसके कान के पास सरगोशी करते इसके कान पे अपना लम्स छोड़ा। वो जी जान से कांप गई। क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? इसका लर्जना यामीन से छुपा ना रह सका। कशिश ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि आवाज़ तो जैसे साथ ही छोड़ गई। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया और मुस्कुराता पीछे हटा। इतनी सी कुर्बत पे ये हाल है,
जब ज़िद्दी और जुनूनी इश्क देखोगे तो क्या होगा। थोड़ी के नीचे हाथ रख के इसने आंखें बंद की बैठी कशिश को नहारा। इसने झड़ से आंखें खोली, आप बहुत बदल गए हैं। बिना पलक झपके इसने ऐसे ही बैठे मासूमियत से कहा, अच्छा वो कैसे यामीन का दिल चाहा। इससे सुने पहले आप बहुत गुस्से और नकचढ़े थे, बात बात पे गुस्से से घुरते थे, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे। हाथ फैला के कहा और अब पलकें झुकी और फिर धीरे से उठी। यामीन का इनका उठना और गिरना ही देखता रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था ये लड़की कब इसको इतनी अजीज हो गई। बस इसकी है यही बात वो समझता था। अब आप बहुत केयरिंग हो गए हैं, थोड़े थोड़े पॉजिटिव से, थोड़े थोड़े प्यारे और बहुत ज़्यादा फ्लर्टी। आखिर में कहते ज़बान दांत तले दबाए वो जो बहुत दिल दे के सुन रहा था। फ्लर्टी कहने पे आंखें छोटी करता इसे देखने लगा। कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगी आपकी ज़बान। यमीन को इसका हर अंदाज ही भाता था। अच्छा चुप बैठूं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बोलूं तो भी हाय हाय मीर जी किस हाल में खुश होंगे आप। मसनूई अंदाज से सर पे हाथ मारा। सिर्फ एक अंदाज मोहब्बत का, जुनून का, इश्क का। इसकी तरफ बड़े कदमों से कहता हुआ इसकी सांस साकिन कर गया। मुंह दूसरी तरफ करती वो आंखियों से यामीन को देखने लगी जो इसके पास पहुंच चुका था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाइफी इसके कान के पास होके कहता हुआ इसके दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया। ये लो। एक इन्वॉल्व पे इसकी जाने बढ़ाया। कशिश चेहरे पे मुस्कान आ गई। फौरन से खोलो और अगले ही लम्हे मुस्कान गायब भी हो गई। मुंह बना के यामीन को देखा। ये क्या है। माथे पे बल पड़े। क्या हुआ, नजर कमजोर हो गई क्या। यमीन ने इसे अच्छा खासा तंग किया। हद है भाई शोर। शादी के बाद बीवी को कोई गोल्ड वगैरह गिफ्ट करते हैं, कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं, वो क्या कहते हैं हनीमून, और एक आप है मुझे डेट शीट और रोल नंबर स्लिप दे रहे हैं सामने करते। वो अच्छा खासा था। कशिश नेक्स्ट वीक पेपर्स हैं और अच्छे से तैयारी करो, मुझे तुमसे अच्छे ग्रेड में कामयाब होती नजर आओ, समझी। बेड पे बैठता वो रेस्ट वॉच उतारता। अब की बार बहुत संजीदा लगा। नॉट सीरियसली पूरा सा मुंह बनाती वो पास ही बैठी 100% यामीन ने इसकी भूरी आंखों में देखते यकीन से कहा। कशिश ने मुंह बनाते फेर लिया। कशिश पेपर में स्टडीज़ में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो समीर से नो आप करेंगे हेल्प, बात काटती सीधी अंदाज में कहा। कशिश मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ और समीर के तो सब्जेक्ट्स भी यही है। फैसला हो गया मीर जी, आप ही करेंगे हेल्प। अब की बार मजीद जिद कहा। यमीन ने गहरा सांस खारिज किया। हाजिक यहाँ नहीं होगा, वो दुबई जा रहा है तो काम का बर्डन पड़ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यमीन ने बेचारगी से कहा। किसकी ख्वाहिश है कि मैं ढेर सारा पढ़ूं। कशिश ने मुंह बनाते बल्कि चिढ़ाते हुए कहा। यमीनी से चुप देखता रहा। बस अब भूख तो मजे से हाथ झाड़ती वो उठी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। यामीन ने दांत कुछ खिंचाए। अभी आपने मेरी जिद देखी ही कहाँ है। भवें चका के कहती बाथरूम में घुस गई। यामीन नफी में सर हिलाता रह गया। सुबह आंख खुली तो सर भारी भारी सा महसूस हो रहा था। सोफे में नजर गई तो हाजिक का नामो निशान ना पाया। फौरन उठी फ्रेश होती वो बाहर निकली तो अंदाज़ा वो बहुत लेट उठी है। मामा और डैड हॉस्पिटल गए थे। हादी और हानी कॉलेज हाजे एक ऑफिस वो ब्रेकफास्ट करती लाउंज में आ गई। क्या कल रात हाजे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था मैंने। गार्ड ने गार्डन में बैठते वो खुद से सवाल करने लगी। फिर कशिश को कॉल मिला दी और इससे अपनी परेशानी शेयर की तो अच्छे खासे मशवरों से नवाजा खुश होती वो उठी और हाजे की फेवरेट डिश बिरयानी तैयार की और उसके ऑफिस का रुख किया। रिसेप्शन पर पूछने पर पता चला कि किसी खास मीटिंग में मसरूफ़ हैं। मैम मैं इन्हें आपके आने के बारे में इन्फॉर्म। अरे नहीं वेट कर लूँगी, मे बी मीटिंग अहम हो, इट्स ओके। स्माइल देती वो मुहज़्ज़ब अंदाज से कहती वहीं बैठ गई और नज़रें हाजे के कैबिन की जानिब थी और नज़र सामने लगी वॉल क्लॉक पे। इसे आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था लेकिन मीटिंग अभी तक जारी थी। कहीं से इतने में केबिन का दरवाज़ा खुला। हाजे के साथ एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली दिखाई दी। ना की नज़र पड़ी। थैंक यू सो मच मिस्टर हाजिक। लड़की ने आगे बढ़ते हाजे को गले लगाया और गाल पे अपने लब रखे। ये सब इतना अचानक हुआ कि हाजिक को भी समझ ना आया। अना मेकानिकी अंदाज में खड़ी हुई। अना अपनी जगह से मेकानिकी अंदाज में खड़ी हुई। एक तो वर्ड इकट्ठे इकट्ठे लिखे होते हैं ना तो मसला बन जाता है। अना अपनी जगह से मेकानिकी अंदाज में खड़ी हुई हाजिक को कुछ कहता कि नज़र सीधी अना पे ठहरी। क्या कुछ न था इसकी आंखों में। हाजिक का दिल जोर से धड़का। ओ पर सॉरी मिस्टर हाजिक। एक्साइटमेंट में ऐसा हो गया। मुंह पे हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली जबकि हाजिक की नज़रें अना से नहीं हट रही थी। अना ने रुख फेरा। आंखें नम हुई। सख्ती से भिंच गई। अनायशा एक बात याद रखना, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कुछ छीनने की कोशिश करो तो इसका मुंह तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, मुंह तोड़ दो। कशिश के अल्फाज के बाद गाहिस्ती इसके इर्द गिर्द होने लगी तो आंखें खोलती हुई हाजे की जाने पड़ी और इस लड़की और हाजे के बीच में जा खड़ी हुई। रुख इसका हाजे की जानिब था। खाली नज़रों से हाजे को एक नज़र देखा और अपने दुपट्टे से इसका गाल फिर लगी लिपस्टिक के निशान को साफ किया और इस लड़की की जाने मुड़ती एक जोर का तमांचा इसके मुंह पे जड़ दिया। वहाँ मौजूद सभी एक पल को रुक के अपना काम छोड़ी इन्हें देखने लगे। हाजे की आंखें खुली खुली रह गई। शर्म है तुम्हें, एक नाम महरम के गले लगती
اس کے گال پہ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ انا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ جو منہ پہ ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، شکوہ کے انداز میں حاذق کو دیکھا جو ابھی تک شاک تھا۔ ہاؤ ڈیر یو خبردار، جو 1 لاکھ سے بھی بولا تو دھکے دے کے یہاں سے باہر نکلواؤں گی۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ حاذق کو اچھا خاصا دھچکا دے گئی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، انگلی کے اشارے سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کی جانب غصے سے بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ حاذق کی طرف مڑے، غصے سے کھانے کا ٹفن اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود باہر نکلتی چلی گئی۔ حاذق ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ انا کے جاتے اس کے راستے کو دیکھتے پوچھا۔ سر ہارڈلی 35 منٹس، فوراً جواب دیا۔ حاذق نے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ سوری سر، بوقت اطلاع نہ دینے پہ وہ جاب سے بھی جا سکتی تھی۔ رکو یار، پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتا انا تک پہنچا۔ انا کا رنگ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا لیکن وہ رکی نہیں۔ حاذق نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کیا۔ کیوں جا رہی ہو ایسے؟ حاذق کا حق جتاتا انداز میں انا کا غصہ کم نہ کر سکا، منہ پھیر لیا۔ انا، حاذق اس کی طرف دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پہ لے آیا۔ اتنا غصہ کس وجہ سے ہے؟ حاذق نے پرسکون انداز سے پوچھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اتنے معصوم آپ؟ انا نے دانت پیستے کہا۔ یار معصوم ہی ہوں، حاذق نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ناک پھلاتی وہ حاذق کو بہت دل کے قریب لگی۔ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ یار تم مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ میرا کیا قصور؟ حاذق نے بیچارگی سے کہا۔ آپ کا قصور، آپ نے اس سے بہت محبت سے بات کی ہوگی نا، تبھی آپ کے گلے پڑی وہ، ورنہ جرأت ہوتی ہے کسی کی کہ اس طرح سب کے سامنے گلے لگے؟ اور پھر کس توبہ! حاذق، میں کہہ رہی ہوں ہٹ جائیں آگے سے، میں بہت سخت غصہ ہوں، عنائشہ نے وارننگ والے انداز میں کہا تو حاذق نے ایک آئی برو اچکائی۔ ریئلی؟ حاذق نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی رہ گئی۔ ساحل سمندر کے قریب پہنچ کے گاڑی روکتا وہ انا کو لیے باہر آیا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ساحل سمندر پہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت گہری خاموشی تھی۔ انا نے مزاحمت کرنا بند کر دی تھی۔ ساحل سمندر کی ہوا اس کی کمزوری تھی، یہاں آتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی، اپنا آپ ہی۔ حاذق نے اس کی پرسکون دیکھا تو اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ انا، یہاں دیکھو میری طرف۔ لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ عنائشہ نے نظریں نہ اٹھائی۔ کیا میری محبت میں کمی محسوس کی جو اس طرح انسیکیور ہو رہی ہو؟ بہت مان سے پوچھا۔ بات کمی کی نہیں حاذق، جو میرا ہے وہ بس میرا ہے۔ آپ میرے ہیں، مکمل میرے ہیں۔ کوئی آپ کو چھوئے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو دیکھے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو سوچے برا لگتا ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں کہتی حاذق کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ حاذق نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ چوما۔ حاذق، شمریز مکمل اپنی عنائشہ کا ہے، جسے سوچے گی بھی عنائشہ، چاہے گی بھی عنائشہ، دیکھے گی بھی عنائشہ، چھوئے گی بھی عنائشہ، سراہے گی بھی عنائشہ۔ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کی آنکھیں موندی۔ وہ دونوں شخص جہاں دو کالب لگ رہے تھے۔ پیچھے ہٹو، وہ ایک بڑے سے لوہے کے اوپر کھڑی چوہوں کو دور کر رہی تھی۔ بہت موٹے موٹے چوہے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اس کے پاؤں پہ بار بار چڑھ رہے تھے۔ وہ ہزاروں موت مار رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی کیے کی سزا تھی۔ یہ جیل نہیں، پاگل خانہ تھا۔ ہاں، وہی جگہ جہاں سے یامین نے اسے اٹھایا تھا اور واپس زندگی کی طرف موڑا تھا، لیکن یہ احسان فراموش نکلی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے اور کوئی سننے والا نہ تھا۔ درد بڑھ گیا تھا اور معافی کی گنجائش نکل گئی تھی۔ اب ایک لالچ نے اسے برباد کر دیا، اب صرف پچھتاوے تھے۔ کشش کے پیپرز کے اگلے ہی دن ہی داور اور کرن کا ولیمہ رکھا گیا۔ سمیر نے کشش سے معذرت کی تھی اپنے الفاظ کی، اور کشش معصوم دل فوراً درگزر کر دیا، کیونکہ دادا جی کہتے ہیں بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا افضل ہے، اور شاید ایک دن علیزہ کو بھی معافی مل جائے۔ داور اور کرن کے ریسیپشن پہ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ سمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کے ہانی پہ ہی جا رہی تھی اور ہانی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر دیور، ذرا نظروں کو لگام دے۔ کشش کی زیرک نظروں سے سمیر چھپ نہ سکا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مسکرا کے گردن جھکا گیا۔ لگتا ہے میر جیسی بات کرنی پڑے گی، میر جی سے بات کرنی پڑے گی۔ باون انہیں وہ سمیر کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ حاذق اور عنائشہ جہاں نہیں تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی ہنی مون کے لیے جا چکے تھے، لیکن ہانیہ اور دانیال اپنے ممی پاپا کے ساتھ ولیمے پہ موجود تھے۔ 2 دن سے یامین بھی یہاں نہ تھا، وہ اسلام آباد والی برانچ میں تھا۔ وہاں کوئی ایشو ہو گیا تھا، وہی سالو کرنے گیا تھا، اور آج ولیمے پہ لوٹنا تھا، لیکن ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کیا کہو گی؟ سمیر نے دل دے کے سنا۔ یہی کہ اب میری دیورانی لے آئیں، لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس کے بل خراب کرتی وہ اسے تپا گئی۔ سمیر کو غصہ آیا، لیکن کشش کہاں اس کے ہاتھ آنے والی تھی، فوراً بھاگی وہاں سے اور اندر آتے یامین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر کافی زور کی تھی کہ وہ واپس پیچھے کی طرف گرتے گرتے بچی اور یامین کی باہوں میں سما گئی۔ یامین کو یوں اچانک سامنے دیکھ وہ ساکن ہو گئی، جیسے پل یہیں رک گئے ہوں۔
वक्त ठहर गया हो, धड़कन रुक गई हो, दोनों ही बेख्तियार एक दूसरे को देखते चले गए। पास होते समीर कान में सरगोशी की, तो दोनों ही चूके और पीछे हटे। अब यूं अचानक कशिश को वो पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसे 2 दिन 2 साल के बराबर लगे थे। सभी को पता था आ जाना है मैंने, यामीन ने आगे होके कहा, तो इसकी हरनी आंखें इस पे टिक सी गई। यामीन के एक गाल पे मुस्कुराहट ने बसेरे के तो गड़ा वाजिया हुआ, जिसे देखते कशिश हमेशा की तरह मेस्मराइज हुई। चलो दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं और इन्हें गिफ्ट देते हैं, प्यार से कशिश कहा था हमें। वो आगे बढ़ा, जबकि कशिश इसे ही देखती रही। स्टेज पे जाते वो दावर के साथ बगलगीर हुआ। किरण के सर पे हाथ फेरा और एक इनमॉल किरण को थमाया तो कशिश के दिमाग की घंटी बजी। नहीं किरण मत खोलना, फौरन से टोका। सभी हैरान होते इसे देखने लगे, यकीनन कोई डेट शीट या रोल नंबर स्लिप होगी। मुंह बनाते वो बेचारगी से बोली भी, जहाँ मुंह नीचे किए मुस्कुराए। जमीन ने सर पकड़ा। ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ मेरे साथ। कशिश ने यकीन दिलाना चाहा। कशिश अपनी बातें बाद में, आज किरण और दावर का दिन है इसलिए सिर्फ इन्हीं की बातें। यमीन ने आंखों में से चुप रहने की तंबीह की। अब ये आप इशारे क्या कर रहे हैं? कमर पे हाथ रखते वो लड़ाका औरतों की तरह लड़ने मरने को तैयार होगी। जहाँ सबने इसकी बात पे हुटेंगी वहीं यमीन कशिश को लिया स्टेज से नीचे उतरा। बहुत खतरनाक लड़की हो यार। नीचे आते ही यामीन ने तौबा करते कहा, जैसी भी हूँ आपकी हूँ एक मान तावे से कहते वो यामीन के दिल को गुना सुकून अता कर गई और एक आसूदा मुस्कुराहट इसी जिद्दी इश्क की हमनवा बन गई। वक्त का काम है, गुजरना गुजर जाता है। कुछ नई खुशियों की हमरा और कुछ दुखों की नज़र, लेकिन हिम्मत वाला है वो जो मुश्किलात में हंस के सह लेते हैं और शिकवा खुदा नहीं करता। वही तो अल्लाह के महबूब लोग में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह तो 17 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तुम सोचो अल्लाह किस कदर प्यार के दावादार हैं और कितना प्यार करते हैं। बेशक वो सब जानने वाला है, दिलों के राजों से बाखूबी वाकिफ है। 5 साल बाद, यस रेस मीर हादी गो फास्ट, यस माई सन गो। कशिश मुसलसल शोर मचा रही थी, जो अपने 3 साल बेटे मीर हादी की रेसिंग करवा रही थी, हाजिक और अनायशा की 2 साल बेटी परीजा के साथ। जबकि दूसरी तरफ हाजिक था, ठहरे ठहरे किसकी बेटी थी? अच्छा, अनायशा और हाजिक की बेटी हो गई और इनका बेटा। जबकि दूसरी तरफ हाजिक था, जो अपनी बेटी की भी आहिस्ता भागने पे से उठाता खुद भागा। ये देखते कशिश के दिमाग में आग लग गई। फौरन से मीर हादी को अपनी गोद में उठाती वो भी भागी। अब दोनों ही भागे जा रहे थे और दूर खड़ी जामीर और पास बैठी अना इन्हें देख रहे थे और हंसे जा रहे थे। अना का पहला बेटा था 4 साल का अबू बकर। वो थोड़ा र्यूड टाइप था और अपनी एज से बड़ा भी लगता था। अना इसका बहुत ख्याल रखती थी, वो अनाप से बहुत अटैच था। जबकि परिश हासिक की जान थी। याऊ हम जीत गए। हाजिक के आवाज़ पे जमीन चौका जो मोबाइल पे बिजी था। बहुत बड़े चीटर हैं आप ना, हद ही हो गई, ऐसे कौन करता है? फूले सांसों के साथ वो दांत पीसती बोली और मीर हादी को गोद में उठाया। परीजा हाजिक के गालों पे प्यार दे रही थी। हाजिक दी ग्रेट और कौन क्यों मेरी जान। परी के गाल पे प्यार करते वो सरशारी से बोला, हाजिक द चीटर नंबर 1। कशिश ने तब के कहा और मीर हादी को ली जमीन की तरफ बढ़ी और जाते ही मीर हादी को बाप की गोद में दिया और खुद अना के साथ बैठी। बहुत बड़ा चीटर है भाई तुम्हारा हस्बैंड, भागने लगता है तो चीटिंग करने लगता है। लेस का पैकेट खोलते मुंह बनाते तबसरा कि आप जानती हैं वो चीटिंग करते हैं, इसके बावजूद आप फिर भी रेस लगाती हैं। अबू बकर की जबान चली, तुम तो चुप ही रहो। मैस ने कशिश ने जल के कहा। कशिश की बात पे अबू बकर चुप ही हो गया। कशिश हाजिक भी वहां पहुंचा। बाल्टी ले आऊं? मुझे वहां तक रोने की आवाज़ें आ रही थी। हाजिक ने आते ही मजाक बनाया, जबकि यामीन मिरहादी में खो चुका था और मिरहादी कशिश की तरह यामीन का दीवाना था। बस इसे यामीन नजर आ जाए वो सबको भूल जाता था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मेरी सुनो। हाजिक ने फौरन बोला, क्या? सभी मुतवज्जो। मैंने सोचा है एक साथ घूमने जाते हैं पेरिस, क्या ख्याल है? कहते साथ राय भी ली। अना और कशिश सोच में पड़ गई। ख्याल से मैं मुतफिक नहीं। पीछे खड़ी यामीन ने अपनी बात रखी तो कशिश ने मुंह बनाया। हम सब का मैंने प्लान किया, 3 दिन बाद अल्लाह के फजल करम से हम सब बच्चों के हमरा उम्रे की सादत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। यामीन की मुकम्मल बात पे वो तीनों कितनी देर अपनी जगह से हिल भी ना सके। कशिश एकदम से खड़ी हुई। इसने हरम शरीफ का ख्वाब देखा था जो इसके शोर ने मुकम्मल कर दिया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। आप बहुत अच्छे हैं, कशिश ने दिल से कहा। तुमसे कम। यामीन ने इसके कान में सरपोशी की तो वो इस बात पे जेर लब मुस्कुराई। दोनों ही की तवज्जो का मरकज मीर हादी था, जो इन दोनों की दुनिया था। इनका सब कुछ था। खत्म शुद्ध मंगल बुध। जी तो लिसनर्स, नावल हो चुका है कंप्लीट। मुझे तो इंतहाई इंटरेस्टिंग लगा, खसूसन इन कज़न्स की बॉन्डिंग और इनकी छोटी छोटी चलाते इंतहाई मज़े की थी। बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना नहीं भूलना। अपकमिंग नावल इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।